कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज का दिन तेजी वाला और खरीदारी चौतरफा, चाहे वो दिग्गज हो, स्मॉल कैप्स हो या फिर मिड कैप काउंटर्स, सब में तेजी देखने को मिली है। और बात करेंगे मार्केट में आज 1.5 घंटे में आखिरी क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक, निफ्टी 17,400 के पार। निफ्टी बैंक में भी दमदार खरीदारी, मिड कैप स्टॉक्स ने आज मचाया धमाल, 400 पॉइंट भागा इंडेक्स। मेटल शुरू में तगड़ी तेजी, निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 3% उछला। सरकारी बैंक, आईटी और ऑटो में भी आज रौनक है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में दूसरे दिन अच्छी खरीदारी, 11% से ज्यादा उछाल के साथ वायदे का टॉप गेनर बना अदानी एंटरप्राइजेस। ग्रुप के कैश वाले सभी स्टॉक्स में 5% का लगा अपर सर्किट। अदानी पोर्ट और अंबुजा में भी तेजी का ही ट्रेड। फरवरी में ऑटो कंपनियों ने बिक्री बढ़ी। मारुति करीब 5% और अशोक लेलैंड में करीब 27% ज्यादा बेची गाड़ियां। टाटा मोटर्स की सेल्स में करीब 2.5% की बढ़ोतरी, लेकिन कंपनियों के एक्सपोर्ट्स पर साफ दिख रहा है दबाव। और चीन में मैन्युफैक्चरिंग PMI 11 साल के शिखर पर पहुंचने के बाद आज भारत में केमिकल स्टॉक्स में दिखी तेजी। SRF 3% ऊपर, GNFC, UPL, दीपक नाइट्रेट और नवीन फ्लोरीन में भी खरीदारी का ही रुझान। तो आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी हम करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर एक तरफा तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, मेरे साथ वीरू है दिल्ली स्टूडियोज में। 17,400 के ऊपर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ, और खास बात यह है कि 0.5% से ज्यादा का इजाफा निफ्टी में, 0.5% से ज्यादा का इजाफा निफ्टी बैंक में, लेकिन मिड कैप्स देखिए 400 पॉइंट के गेन्स पर ट्रेड बनता हुआ, और लगभग हर पॉकेट, हर सेक्टर से तेजी का ही आलम बनता हुआ दिखाई दिया है। वीरू, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट डे हाई पर हम पहुंच ही गए हैं। ये बताइए, अब यहाँ से आगे चाल कितनी और मजबूती की बनती दिखाई देगी? क्या हम वो ट्रबल जोन, बिकवाली वाले जो ग्रिप में थे, उसे निकल आए हैं, या फिर अभी भी कुछ पकड़ है? गुड आफ्टरनून हर्षिता, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये 1.5 घंटे ट्रेडर्स के लिए बेहद अच्छे हों। हर्षिता, मैं आज कहानी की शुरुआत यानी 2 बजे की समरी की शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी से, क्योंकि लॉन्ग के दृष्टिकोण से जब कल भी हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि नहीं, शॉर्ट ट्रेड नॉट इन निफ्टी बैंक। आज सुबह कन्विक्शन ज़्यादा 40,000 के पुट राइटर को देखते हुए, 40,100 के पुट राइटर को देखते हुए, 40,200 के पुट राइटर को देखते हुए, और इस बात को देखते हुए कि 40,500 पे कम कॉल राइटर्स हैं, कन्विक्शन निफ्टी बैंक पे था। आज सुबह की प्लेट्स लेके आइएगा, इट्स बाय था, कल भी बाय था, हालांकि वो ट्रेड अच्छा नहीं मिला। 412 के बाद 560 के बाद 761, इस बात की पॉसिबिलिटी थी। देखिए 761 भी मिलेगा मेरे ख्याल से हर्षिता, 760 भी मिल सकता है, और 760 के ऊपर अगर टिक गए तो 911 ये जोन भी मिल सकता है। अब 911 है क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक के एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें तो अब वो 911 पे नहीं है मात्र, अब मैं वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, और याद रखिएगा वो है 870। तो अगले कुछ 1.5 घंटे के लिए वी विल ट्राई टू स्ट्राइक 760 ऑन द हायर साइड, और 760 निकलता है तो 870 यानी 20 डेमा की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है आपको, याद रखिएगा, अगर आप लॉन्ग ट्रेड से पैसा बना चुके हैं तो भी अच्छी बात है। मैंने ट्विटर पर डाला था कि कीप बुकिंग स्मॉल प्रॉफिट्स, और नहीं तो हर्षिता लॉजिक यही कहता है कि आपको 40,500 के स्टॉप लॉस के साथ या फिर 40,490 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना होगा इस ट्रेड में, अगर आप इस ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं या फिर होल्ड रखना चाहते हैं। प्रॉफिट अभी भी अच्छा है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर होल्ड करना है तो वैल्यू एट ट्रस्ट बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपये, 160 रुपये। बट स्टिल अगर आप देखें, इसमें भी प्रॉफिट ठीक मिला था हर्षिता। एक बार जरा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखते हैं कि क्या जो कॉल राइटर्स हैं वो 20 डेमा से दूर खड़े हैं, क्या वो 20 डेमा यानी 870 तक की गुंजाइश जो है वो दिखा रहे हैं। आइए
जरा 6 स्ट्राइक्स को एनालाइज करते हैं हर्षदा। आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि 40,500 जो कि मैं जिसकी वकालत कर रहा हूँ कि एक स्टॉप लॉस के तौर पे यूज़ करना चाहिए, वो एक एग्रेसिव पुट राइटिंग दिख रहा है। 40,500 ये कॉल राइटर्स का जोन था जो कि अब पुट राइटर्स का जोन कन्वर्ट हो चुका है। एंड 4,400 और 4,500 के बीच में हर्षदा हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जो हम आज सुबह पार करके आए। सो जहां तक पुट राइटर्स के कन्विक्शन का सवाल है, इट लुक्स स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल ऑफ स्ट्राइकिंग 870 ऑन द हायर साइड लुक्स गुड, उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी लग रही है। बट स्टॉप लॉस याद रखिएगा 150 पॉइंट का रहेगा कम से कम, और वो है 40,490। और अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रेश ट्रेड के लिए री एंट्री के लिए मौका नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी पे मेरी सुबह यही राय थी कि वो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जब तक बाइसेक्ट, इंट्राडे में मेरे ख्याल से 1 पॉइंट के फ्रैक्शन से एक बार वो बाइसेक्ट हुआ था, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक हम सस्टेन नहीं होंगे इसके ऊपर, कम से कम नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, तब तक गुंजाइश हर्षता बहुत बड़ी तेजी की नहीं है। दरअसल हुआ क्या, आप निफ्टी को देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा 131 पॉइंट ऊपर है, बट जहां तक ट्रेड की बात है, हमें गैप अप मिला था, उतना शार्प ट्रेड नहीं मिला था। 40 पॉइंट्स अब हमको ये हार्डली मिले। मैं अभी भी कह रहा हूं कि निफ्टी बैंक ने कल के, परसों के और उससे पहले के सेशन के हाइस को क्रॉस किया, लेकिन अभी भी निफ्टी ने कल के और परसों के हाइस को क्रॉस नहीं किया है। और वो हाइस जो हैं वो बहुत मीनिंगफुल हाइस हैं, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बड़ी तेजी या फिर इस तेजी को कैरी करने का मन हर्षता तभी आएगा, करेंगे तेजी तभी जब 443, 445 के ऊपर हम कुछ देर सस्टेन करें। अदरवाइज मैं निफ्टी को अभी बाय करने के मूड में नहीं हूं। आपने किया होगा, बात दूसरी है, लेकिन मैं बाय करने के मूड में नहीं हूं। मेरा लॉजिक अभी भी निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। टिल द टाइम वी रीगेन 445 ऑन द हायर साइड एंड स्पेंड सम टाइम्स, कुछ अगर आप उसके ऊपर गुजारें तब तक नहीं। एक बार जरा स्टैट्स को देखते हैं। ये 3 कॉल राइटर्स और 3 पुट राइटर्स जिनका कल निपटारा होना है, कल याद रखिएगा, कल फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट 2 मार्च की एक्सपायरी है। आइए देखने की कोशिश करते हैं वहां पे पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 17,400 का कॉल राइटर बैकफुट पे आ रहा है, बट दैट 17,500 कॉल राइटर स्टिल कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है, ह्यूज कन्विक्शन रखता है। और नीचे अच्छी बात है हर्षता कि अगर आप पुट राइटर्स को देखें तो 17,400 पे वो आज ग्रिप ले रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है, अगर इंट्राडे ट्रेडर भी हैं आप और 443, 445 के अगर हम कुछ ऊपर टाइम स्पेंड करें, देन आई विल टेक ए लॉन्ग कॉल। मैं एक लॉन्ग कॉल लूंगा या फिर निफ्टी को बाय करूंगा, बट अभी नहीं हर्षता। 445 के ऊपर जो कंफर्ट बैंक निफ्टी में था वो अभी निफ्टी में नहीं है। हर्षता, ओवर टू यू। तो शायद निफ्टी भले ही ऊपर हो लेकिन कंफर्ट नहीं दे रहा है नए ट्रेड लेने के लिए। देखते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है और हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, क्या और कॉन्फिडेंस और तेजी दिखाई देती है या नहीं। इस बीच M&M की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं, मैं आपको फटाफट से बता दूं। 58,801 गाड़ियां कंपनी ने बेची है, अनुमान से कम। 64,600 गाड़ियों का एक्सपेक्टेशन था सेल्स रहेंगी, तो वो एक्सपेक्टेशन क्लियरली मीट नहीं हुआ है। साथ ही साथ देख लेते हैं क्या ब्रेकअप आ रहा है। नहीं, ये टोटल सेल्स का ही आंकड़ा फिलहाल आपके सामने आता हुआ, तो ये थोड़ा सा मिस है। वैसे आज बिक्री के आंकड़े जो आए हैं वो लार्जली ऑन द पॉजिटिव साइड या फिर एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे हैं। ये फिलहाल एक मिस आता हुआ M&M के आंकड़ों में। अब आगे होपफुली ब्रेकअप आएगा कि ट्रैक्टर बिजनेस कैसा रहा, पैसेंजर व्हीकल्स में क्या स्थिति बनती दिखाई दी है और CV बिजनेस का क्या हाल है। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट टोटल सेल्स का जो आंकड़ा है वो हल्का सा मिस है। चलिए आपको दिखा देते हैं आज ट्रेंड क्या कर रहा है तेजी की तरफ और कहां पर आज हमने देखी है कुछ मुनाफा वसूली के सौदे। लार्जली मार्केट का रुझान ऊपर है, तो खरीदारी वाले ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेज ये दूसरा दिन है जहां पर लगातार तेजी देखने को मिली है, 13% ऊपर। हिंडाल्को में पुल बैक आता हुआ कल की पिटाई के बाद 3% ऊपर। ये एक्सिस बैंक ऑफ कोर्स ये सिटी के साथ वो जो डील होनी थी वो पूरी हो गई है, तो उसका फायदा। और टेक महिंद्रा में आज हमने देखा एक बहुत ही तगड़ा कमबैक देखने को मिला है। रेन इंडस्ट्रीज नतीजे कल हम बता रहे थे लेकिन स्टॉक आज फिर 8.5% ऊपर। नाल्को में खरीदारी, हिंदुस्तान कॉपर, RBL बैंक ये कुछ गेनर्स हैं जहां पर दरअसल आज तेजी की पोजीशंस आई हैं। ब्रिटानिया पावर ग्रिड, TVS मोटर, गोदरेज कंज्यूमर, हालांकि इनमें मुनाफा वसूली के अंश आज आप देखेंगे ज्यादा
तेजी वाले ही ट्रेड्स। अच्छा, एमएनएम की बिक्री के आंकड़ों में ट्रैक्टर बिक्री करीब करीब 26% बढ़ी है, तो ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा फिगर। टोटल ऑटो सेल्स में सिर्फ 8% का इजाफा, जैसे मैं आपको बता रही थी। पैसेंजर व्हीकल्स 30,358 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशंस जितनी थी उतनी गाड़ियां नहीं बिकी है, वो एक हल्का सा मिस। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से आगे कैसे मार्केट को ट्रेड किया जाए। गौरांग शाह से एक फंडामेंटल कॉल लेंगे। टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, राहुल शर्मा, श्रीकांत चौहान, ये सब हमारा साथ देंगे। 2:20 पर फोकस रहेगा केमिकल शेयरों पर। क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है चाइना के डेटा का, उस पर हमारी नजरें और डिटेल एनालिसिस भी। सुमित से जानेंगे ओवरऑल ये फरवरी की बिक्री के आंकड़े फिर कैसे रहे, और 2:40 पर 4 का चौका के लिए रहिएगा तैयार। राहुल शर्मा देंगे सस्ता ऑप्शन, श्रीकांत से लेंगे एफनो का सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार लेंगे मानस जायसवाल से, मिड कैप के लिए गौरांग तैयार है। 2:50 पर हमारे साथ एलेक्सा इक्विटीज के दीपन मेहता भी जुड़ने वाले हैं। इन सब से होगी डिटेल में बातचीत। जी हाँ, चलिए अभी काम करते हैं, अब ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। हमारे साथ मानस हैं पैनल में इस वक्त, गाबा सर हैं और साथ ही साथ गौरांग हैं। आप तीनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले गाबा सर के पास चलते हैं। सर नमस्कार, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस क्लोजिंग को, और मोमेंटम अच्छा है, बैंक्स लीड कर रहे हैं जी, और निफ्टी बैंक के पास आज एक सबसे बड़ी खुराक जो है दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या गजब का स्विंग दिया आज, सुबह सुबह ट्रेड पकड़ा भी था प्रकाश सर हमने, ये अभी का व्यू क्या है आपका और कॉल आपकी? मुझे लगता है अपो ऑन है। 17,400 निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक हम इसके ऊपर है, पॉसिबल है कि 17,500 की तरफ जाएंगे। हाँ, 17,500 ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर 17,500 ब्रीच होता है कल, तो फिर वहां मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है 17,500 कल तक के लिए शायद एक रेसिस्टेंस रहेगा। हाँ, बैंक निफ्टी आपने कहा बिल्कुल स्ट्रांग है, सपोर्ट जोन 40,400 में, इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है, वो कल काफी हद तक डेमोन्स्ट्रेट थी। इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट है 40,800 का है। मुझे लगता है 40,800 चला जाएगा, वो शायद निफ्टी को ऊपर ले जाए। तो बैंक निफ्टी पर ध्यान देना और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना है, दोनों ही ठीक करते हैं। और मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है HCL टेक। इसका स्ट्रक्चरली लगता है जो नीचे आया था मूव, वो शायद एग्जॉस्ट हो गया, अब मूव शुरू हुआ है। कल एक पहला संकेत दिया था, आज लगता है कि यस मैं जा रहा हूं ऊपर। HCL ट्रेड कर रहा है 1098 के आसपास। 1088 का स्टॉप लगाना चाहिए, 10 रुपए का बस। पॉसिबल है कि 1120 कल तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आज 1110 भी देखने को मिल जाए, लेकिन 1110 1120 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। HCL टेक स्ट्रेंथ नजर आती है। HCL टेक में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तेजी का ट्रेड, स्टॉक 2% ऊपर। इनफैक्ट आज नेस्कॉम का एक लीडरशिप समिट भी हो रहा है, वहां पर भी कुछ बयान आए हैं ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर, और FY 2024 तक हमारी क्या स्थिति रहेगी उस पर आगे हम आएंगे। लेकिन मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गावा साहब ने तो टेक्नोलॉजी पर नजर डाली है, आपकी नजर कहाँ है? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, जाइडस लाइफ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाइडस लाइफ ने कल ही अपने 20-डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिली। आज एक हर्डल था 470 रुपए के आसपास का, उसको ब्रीच किया, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। आई थिंक इस बार तो ये 480 का जो रीसेंट हाइस था उसको भी ब्रीच कर सकता है, तो 485 के टारगेट के लिए जाइडस लाइफ में खरीदारी करेंगे। 468 का आपको स्टॉप लॉस रखने, दोनों ही कैश लेवल्स है। जी हाँ, दवा अगर आप देखें, दवा पे गौरांग मानस फोकस करते हुए ज़ायडस एट 475 इट्स अ बाय। अब गौरांग सर के पास चलते हैं। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे अप्रोच करें आप मार्केट्स को? बैंक निफ्टी का अच्छा पुल बैक, क्या चीज करेंगे आप इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी कल भी अगर आप देखने जाए तो काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, और ये जो पूरा कांड एक समूह की ग्रुप के साथ जो हो रहा है और जो खबरें आ रही है, उसके कारण सरकारी बैंकों में हमने बहुत सारा दबाव देखा था। और मुझे याद है पिछले हफ्ते में इसी शो में था और अनुज ने हमसे पूछा था सरकारी बैंक में क्या आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पसंद है, तब वो मेरे ख्याल से करीबन 515-520 के आसपास था। तो आज भी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पसंद करूंगा। जिस तरीके से 18-20% के आसपास की गिरावट हमने जो सर्वोच्चम स्तर था वहां से गिरते हुए देखा, और जो नतीजे आए थे तीसरी तिमाही के
वीरेंद्र, वो बहुत ही अच्छे थे और काफी जगहों पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर थे। तो मुझे लग रहा है कि 535 पर जहां पर आज ये कामकाज कर, ये भी एक अच्छे स्तर है जहां पर आप थोड़ा बहुत लंबी अवधि की सीमा रख करके आप निवेश के लिए सोच सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डे हाई। आइए जरा एसबीआई को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं, कल और आज में क्या बदलाव हुआ, क्या हुआ। अगर आप देखें जो आज ये बहुत स्ट्रांग है, देखिए एक तो ये है कि कल 9:45 से लेकर अब तक अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, मैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सुबह एक डेडिकेटेड डिस्कशन हो चुका है, जो एक पुल बैक आया है मार्केट, देखिए थोड़ा बहुत तो कंफर्ट वहां से भी देता है। और प्लस पिछले इन सेशंस में यानी 25 जनवरी से लेके अब तक इट्स फर्स्ट टाइम जब आप 10 डेमा के ऊपर डिसाइसिवली गए, सुबह मैंने मार्क किया था अबाव 525, और अब पहली बार होगा 25 जनवरी के बाद दैट एसबीआई इज गोइंग टू स्ट्राइक इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑन द हायर साइड, अपना 20 डेमा पार करने की कोशिश करेगा और वो प्लेस्ड है 537 पे। प्रकाश सर, यहाँ पे एसबीआई की कोई कॉल पकड़ना चाहेंगे आप, या फिर सेट अवे फ्यूचर्स बाय करना चाहेंगे? ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा लग रहा है आपको इस वक्त? एसबीआई का सुबह से एक अप मूव मिल रहा था, तो आई वुड प्रेफर टू टेक फ्यूचर्स। यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड करा है 535 में, स्टॉप होगा 530 का बस। मुझे लगता है 545 से 550 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। तो एसबीआई में जो चार्ट बना हुआ है उसकी काफी हद तक स्ट्रेंथ नजर आती है, और हायर टाइम पे देखा जाए तो मुझे बार पसंद है, वो कभी ले जा सकता है 550 तक बिल्कुल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मौका खरीदारी का इस समय जो गौरांग को पिक किया, गाबा साहब भी उस पर एक मोहर लगाते हुए कि तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए। अच्छा, ये एक बार कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो स्पेशली मिड कैप साइड पर है। रेन इंडस्ट्रीज, गौरांग, इफ आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, बताइएगा यहाँ से आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं, क्योंकि कल नतीजे हमने देखे थे, ये मुनाफे में आई है कंपनी वर्सेस लास्ट ईयर जो क्वार्टरली घाटा था। रेवेन्यू में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन मार्जिन अभी भी दबाव में। कल जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज 8% का जो इजाफा है, मार्केट ने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा होगा कि आपके नजर में कुछ एडिशनल आया है जो इस तरह का रिएक्शन मार्केट दे रहा है? तो हर्षिता, पहले तो कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन नुकसान से मुनाफे में आई कंपनी, अपॉर्चुनिटीज, जो पूरा वातावरण था इस क्षेत्र को लेकर के, वहां काफी नकारात्मक परिस्थिति थी, एक अंडर परफॉर्मेंस या काफी कुछ बिकवाली की चपेट में ये स्टॉक आ गया था। अब हो सकता है कि आंकड़ों को देख करके शायद बाजार ने कुछ गहराई से और कुछ देखा होगा या पढ़ा होगा, लेकिन मैं और विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम रेन इंडस्ट्रीज प्राइमरीली सीमेंट सेक्टर की वो कंपनी है, ये थोड़ा सा बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा सा कम चर्चा में रहती है, लेकिन नतीजे जो फोर्थ क्वार्टर के आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। गाबा साहब, इस पर आपकी क्या नजर गई है? रेन इंडस्ट्रीज आज 8%, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पर गेन्स। ओवरऑल वैसे भी सीमेंट काउंटर्स में तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर मेरी नजर इसीलिए गई क्योंकि ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी करीब 9% के आसपास तक का देखने को मिला है। करीब 9,27,000 शेयर जोड़े गए हैं। इनफैक्ट आज के एक मूव ने 8 दिन को सॉल्व कर लिया है, इतना अच्छा आपको मिला है। करीब करीब मुझे लगता है अगर इसमें डिप्स मिलती है तो शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 155 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड कर रहा है 166, मतलब 160 10% का स्टॉप लॉस ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 170 तक जा सकता है, 175 तक जा सकता है, 180 भी जा सकता है, ये जोन है जाने का। लेकिन यहाँ पर स्टॉप डीप होगा, अगर आपको टाइट स्टॉप लगाना है तो कोई ले सकते हैं 162 का, या फिर डिप का इंतजार कीजिए। मिला तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो स्किप, लेकिन लगता है कि यहाँ से एक अप मिलना चाहिए रेन इंडस्ट्रीज में। रेन इंडस्ट्रीज, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आते हैं रिलायंस पे। याद रखिएगा स्टैंडर्ड रिस्क में प्लेट आपकी स्क्रीन पे पहले आएगी। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट रिलायंस पे मैं एक बात ये करना चाह रहा था कि अगर इंडेक्स को यहाँ से निफ्टी को मूव करना, देखिए निफ्टी बैंक के पास वो सारे के सारे एडवांटेज हैं, बट निफ्टी को एडवांटेजेस चाहिए। एक तो देखिए हमें मिला निफ्टी IT, और अब है रिलायंस। रिलायंस इस वक्त डे हाई की डिरेक्टरी में आ रहा है। लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, देखिए लोअर शेडो वाइल्ड भी है, मतलब लो और एग्जैक्टली जो CMP अभी का प्राइस है वो काफ़ी वाइल्ड हो गया, एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया उसमें। प्लस आज की लोअर शेडो यानी आज का लो भी जो है वो एग्जैक्टली कल का क्लोज है, तो ये दैट्स इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मानस, आपकी राय क्या है, आप कैसे अप्रोच करेंगे?
निफ्टी आईटी चला, बट आई थिंक जब तक शायद रिलायंस ना कंट्रीब्यूट करे, हमें निफ्टी में वो 17,444 या फिर 17,500 के बाइसेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है। आपका टेक क्या कहता है इस वक्त? देखिए, मेरा भी यही समझना है कि रिलायंस को पार्टिसिपेट जरूर करना पड़ेगा अगर निफ्टी को यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर के लेवल्स देखने हैं तो। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये कि 2300 रुपए अगर हमें याद हो तो पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और मेरे ख्याल से 2022 में सितंबर के आसपास भी 2300 रुपए के आसपास रिलायंस ने सपोर्ट लिया, तो मल्टीपल टाइम वहां पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो वो लेवल जरूर इंपॉर्टेंट है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2370 के ऊपर रिलायंस में खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 2450 और 2500 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे 2370 के ऊपर, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। 2300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपके लिए आई है, तो वो स्टॉक आज फिर लौटता हुआ मोमेंटम में। अच्छा, दो ट्रेड्स आपके सामने रखते हैं। एक तो इंडिया मार्ट लेकर आइएगा प्लीज। इंडिया मार्ट में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है आज फिर। ये काउंटर आपको याद होगा 2020 और 21 की रैली में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिखा चुका था। फिर सेकेंड हाफ ऑफ 21 में इसमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला, और 22 का साल भी लार्जली इसने कुछ किया नहीं। आज फिर इंडिया मार्ट 3% ऊपर है। इसका ओपन इंटरेस्ट एडिशन आपके सामने लेकर आएंगे। 22% का ओआई जुड़ा है, और सिर्फ आज नहीं, अगर आप गौर करें पिछले महीने में ये करीब 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है आपको। साथ ही साथ 6 महीनों के लिहाज से इसमें ज्यादा कुछ एक्शन नहीं नजर आया, लेकिन मैं डिस्टिंक्टली देख रही हूं कि दिसंबर में क्लोजर टुवर्ड्स क्रिसमस, अगर 2-3 महीने का चार्ट है तो दिखेगा उसमें, ये 4100 से स्टॉक अब फिर 5000 की तरफ आ गया। तो एक बहुत साइजेबल मूव देखने को मिला है इसमें। ये बताइएगा मानस, क्या एक अपॉर्चुनिटी आपने देखी है इस तेजी में? क्या पार्टिसिपेट किया इंडिया मार्ट में? नहीं, या इन लेवल्स पर क्या मौका बन रहा है, क्योंकि अच्छा खासा मूव देखा गया है? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो कल थी, क्योंकि कल ही इसने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, जिसके टारगेट 5000 के आसपास आते थे, जो कि ऑलरेडी आज अचीव हो चुके हैं। ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर निवेश और ये थोड़े लंबे समय की बात करें तो देखिए, ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है। स्टॉक ने 4000 के आसपास बॉटम बनाया, अब कंफर्मेशन मिला है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का वीकली चार्ट पे, और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ से भी आपको कम से कम 500 से 600 रुपए की रैली और देखने को मिल सकती है। तो 10, 12, 15% का मूव आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। कोई छोटी मोटी गिरावट देखने को मिले तब निवेश के मौके होंगे। 4750 का स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट आपको सेट करने हैं 5500 के आसपास के। 5500 की तरफ फिर बढ़ता हुआ ये काउंटर, इस पर्टिकुलर ट्रेड पर आपकी नजरें होनी चाहिए। और मुझे याद है इसका जो पीक था वो करीब 9800 के आसपास था। गौरांग, इस तेजी में क्या फिर आपको लग रहा है ये 5000 से 9-10,000 के लेवल्स तक जा सकता है स्टॉक? क्या उतना भरोसा है इंडिया मार्ट में? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर्षदा, जो परिस्थितियां हैं, और ज्यादा कुछ मैं बुनियादी तर्क के आधार पर ज्यादातर आकलन करता हूं, तो नतीजे जब तक योगदान नहीं देंगे तब तक उस तरीके की ऊंचाई फिर से देखना मेरे ख्याल से मुश्किल है। हाँ, लेकिन यह आपको बिल्कुल 5,500-6 हजार तक जाने की क्षमता रखता है, बशर्ते के जो नतीजे हैं वो अनुमान से बेहतर आए और कारोबार की रणनीति को लेकर के ज्यादा बेहतर बदलाव किया गया। सब्सक्राइबर रेवेन्यू में इजाफा आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया मार्ट में, जो इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन स्टॉक में एक्शन है। 5000, 5500 तो हो ही गया, 550 पॉइंट और जोड़ सकता है, 5500 के लेवल पर जा सकता है इंडिया मार्ट। एक और ऐसा काउंटर है काबा साहब, डिक्सन आपने रेडार पर रखा होगा। कल की बात है, दोपहर में हम चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट कल सुबह में एक आई थिंक समित चौहान ने दिया था खिलाड़ी नंबर 1 में, और कल और आज में डिसेंट गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। ये भी एकदम साइडलाइंस पर पड़ा था। ये जो नया इंटरेस्ट इसमें आया है, आपने चार्ट्स पर क्या पढ़ा है गाबा जी? एक्चुअली डिक्सन का टेक्नोलॉजी का जो चार्ट का बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 4 दिन पहले हो गया था, जिस दिन अच्छा आपको मिला था। उसके बाद उसका जो टेक्निकल टारगेट था करीब 3000 का था, आज 3000 अचीव हो चुका। यहाँ पर एक लॉजिकल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, लेकिन लगता है कि थोड़ा अगर डिप मिलता है तो बायबल है। जब तक 2850 संभलता है उसके ऊपर है तब तक बायबल है। अगर 2850 ब्रीच हो जाता है तो मेरी दिक्कत आएगी, लेकिन 2850 तक अगर डिप मिलती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी डिक्सन में।
ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 2927 किस तक पैकेट ट्रेड करता हुआ। अब एक काम करते हैं, एक दो स्टॉक्स को और देख लेते हैं, उसके बाद राहुल शर्मा जी से, अच्छा राहुल शर्मा जी थ्रू है मेरे ख्याल से। राहुल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और राहुल, आई थिंक स्ट्रेंथ के सारे पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक इस वक्त चेस करता हुआ, ये 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी ऑन द हायर साइड कितनी लग रही है आपको, और निफ्टी पे आपका टेक फॉर द टाइमिंग? ये नमस्कार वीरेंद्र जी, सोमवार के सुबह वाले शो में आपको बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर बाय कहा था, और देखिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर बैंक निफ्टी में आ रहा है। मेरे हिसाब से जो 41,000 का हमारा टारगेट है, आई थिंक वहां तक बैंक निफ्टी में मूव बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। 41,000 तक इमीडिएट बेसिस में हमें लगता है कि टारगेट बैंक निफ्टी में यहाँ पर बन के निकल रहे हैं। आपने अगर सोमवार को नहीं बाय किया, यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से 40,300 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा। पहला टारगेट 41,000 का रहेगा, और 41 अगर निकलता है तो 41,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी स्पॉट में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। तो क्लियरली बुल्स के एक तरह से जो 9 ट्रेडिंग सेशन की जो नेगेटिव रेड कैंडल्स देखे थे, हमने फाइनली बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी जहां तक सवाल है, मेरे 17,500 का लेवल निफ्टी में जब निकलेगा तो निफ्टी में भी यहाँ पर गियर्स चेंज होते हुए दिखेंगे, और शॉर्ट्स जो है कहीं ना कहीं चैलेंज होते हुए दिखेंगे। तो दोनों इंडाइसेस में रुझान पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से इस बाउंस बैक में निफ्टी 17,650 और बैंक निफ्टी तकरीबन 41,200 तक की तेजी दिखा सकता है। राहुल, ये सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 41,000, एक रीजनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? एक वैल्यू एट रिस्क रखनी क्या चाहिए इस वक्त? क्योंकि आज मैं इनफैक्ट, क्योंकि बड़ा ट्रेड हम निफ्टी बैंक में लोकेट कर पा रहे हैं, वहाँ एक कंफर्ट है। अभी भी आप 17,500 को लेकर अगर आप देखें, कह रहे हैं कि मेरा कन्विक्शन निफ्टी पे उसी की बात आएगा। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? आज 40,500 की स्ट्राइक पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। एक रीजनेबल वैल्यू एट रिस्क क्या होनी चाहिए? जी देखिए, ऐसे टेक्निकली अगर स्टॉप लॉस बोले तो 4300 का आता है बैंक निफ्टी के अंदर, बट मेरे हिसाब से 40,400 भी यहाँ पर रख के चल सकते हैं, क्योंकि अंडरटोन जो है वो काफी बुलिश है बैंक निफ्टी के अंदर आज के सेशन में। और खास करके लीडरशिप पीएसयू बैंक से यहाँ पर आती हुई दिख रही है। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स हमें बहुत बेहतरीन दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसका रब ऑफ इफेक्ट प्राइवेट बैंक्स पर भी आता हुआ दिखेगा। और बैंक निफ्टी में ही प्रॉब्लम थी पूरे मार्केट में, और जबकि ये प्रॉब्लम वाला इंडेक्स अब रिवर्स हुआ है, मेरे हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अभी भी ये बाउंस बैक आने के बाद भी फेवरेबल है। तो 40,400 का स्टॉप लॉस लगाकर आप स्पॉट के हिसाब से 400 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय करें। मुझे लगता है 41,000 और 41,200 तक के लेवल्स, ये सारे स्पॉट लेवल्स है, फ्यूचर के इसको कंफ्यूज ना करें। स्पॉट के हिसाब से 41,200 तक की बैंक निफ्टी हमें लगती है। 41,200 तक के लेवल्स निफ्टी बैंक में आने की पूरी क्षमता रखता है, रखती है इस समय। ये बताइए राहुल शर्मा जी, कोई खास स्टॉक जो आपने आज के लिए चुना है जहां पर ट्रेड लिया जाए? जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से एनटीपीसी का सेटअप बहुत ही प्रॉमिसिंग है। एनटीपीसी में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना आ रहा है नवंबर 2022 के महीने से, और अब मुझे लगता है कि एक बुलिश इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया 170 के ऊपर एनटीपीसी में। इसके 2-3 रीजन है। पिछले 4-5 दिन में जो इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें अच्छा यहाँ पर अक्यूमुलेशन हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप हुआ है फ्यूचर्स के अंदर, और मुझे लगता है कि 182 का एक इमीडिएट टारगेट आपको एनटीपीसी में आता हुआ दिखेगा। आप अगर इसे महीने भर के होराइजन से भी रखें तो मुझे लगता है 200 रुपए तक के लेवल्स एनटीपीसी में यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं मार्च एंड तक। तो एनटीपीसी बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइए 161 का, 182 का पहला ट्रेडिंग टारगेट, और पोजिशनली मुझे लगता है कि 200 रुपए तक के लेवल्स आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं इसी महीने में। पीसी में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, एनटीपीसी के बहाने बाकी पावर कंपनियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे ट्रेड्स इस हफ्ते चले हैं, डिसेंट रिटर्न्स देखने को मिले हैं, और इसकी शायद वजह ये भी हो सकती है कि जो गर्मी है इस बारी एकदम चरम पर रहेगी, एल नीनो का भी खतरा है। गौरांग, उस लिहाज से पावर में कितना पोटेंशियल है कि आपको लग रहा है मर्चेंट टैरिफ्स में इजाफा देखने को मिलेगा? हम कुछ देर पहले, आई थिंक पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे कि जो सेक्शन 11 इन्वोक किया गया है सरकार की तरफ से कि सभी कंपनियां एकदम फुल कैपेसिटी पर पावर जनरेट करें ताकि किल्लत ना हो। एंड कल आईएमडी का जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ कह दिया है कि मार्च टू मे आर गोइंग टू बी परहैप्स द वर्स्ट मंथ्स गर्मी के। कुछ मौका है क्या इन पावर कंपनियों में? और हम ये सब इस ट्रेड को उल्टा देख रहे थे, हेवल्स के थ्रू, सिम्फनी के थ्रू डिमांड बढ़ेगी, बिजली रहेगी तो हम ये चला पाएंगे ना एसी कूलर। बिल्कुल अर्षदा, और अगर आप देखने जाए तो इस बारी जो ठंडी का मौसम था वहां पर भी अगर आप ऊर्जा की जो मांग थी वो देखें तो वो पिछले सालों से ऊपर थी।
और क्योंकि अब ये ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट में इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और अभी से ही इतना पारा ऊपर चढ़ रहा है, तो आने वाले जो दिन है गर्मियों के, वहां पर क्या परिस्थिति होगी इसका तो सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार के तरफ से नीतियों में बदलाव, उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए और बढ़ाने के लिए अगर आपको इंपोर्ट भी करना पड़े कोयला, तो वहां पर भी कुछ मुआवजा देने की बात हमने सुनी है। एनटीपीसी, टाटा पावर और टोरेंट पावर, ये जो 3 ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, इस पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और आप सही फरमा रहे थे हर्षदा, अगर बिजली होगी तब तो जाकर के आपका एसी, कूलर या पंखा चलेगा। और मैं ये भी मानता हूं कि ये जो आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, वहां पर भी हमने खरीदारी की राय दी है, जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, व्हर्लपूल जैसी कंपनियां। और देखने वाली बात यह है कि बड़े शहरों और छोटे शहरों में से इन सब उपकरण की तो मांग ऊपर की तरफ है, लेकिन बहुत ज्यादा योगदान आपको ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भारत के इलाकों से आता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर समीकरण करना है, तो ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनियां, ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियां और ये आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और ये सिर्फ इस समय के लिए नहीं, लेकिन आने वाले काफी लंबे समय की बात कर रहा हूँ। आज हर्षदा सुबह सुबह आप और मैं तो यकीन मानिए इतनी जल्दी ऑफिस आ जाते हैं, मतलब 5:55 की बात है, मैं गाड़ी मतलब बंद होती है। मौसम ख़राब था आज, मेरे को बाद में मालूम चला कि मौसम ख़राब था और बूंदाबांदी हो रही थी और शीशे पे पानी गिरा हुआ था, तो मुझे लगा जो आगे वाला बंदा जा रहा है उसने स्प्रे किया होगा अपना। मुझे बाद में मालूम चला यहाँ पे कि थोड़ी बारिश हो रही दिल्ली में। थैंक गॉड, आई मीन एटलीस्ट मुझे पता नहीं बाहर का तापमान क्या है क्योंकि मैं तो अभी अंदर हूँ, लेकिन आज बूंदाबांदी हुई है। ऐसे 4-5 इंस्टेंसेस हुआ है तो शायद थोड़ी सी राहत मिले, बट हाँ आज दिल्ली शहर में थोड़ी बहुत कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है। वीरू, अगर आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली मुंबई में अगर बैठे होते ना और बूंदाबांदी की बात करते तो आपको स्ट्रेस हो जाता कि हे राम, सुबह में हल्की सी बारिश होगी, अब कितनी उमस बढ़ जाएगी और उसके बाद कितने पसीने छूटेंगे। तो आप लकी हैं एक्चुअली। हाँ ये बात तो है, और अभी भी ठीक है, अभी इतना ख़राब मौसम नहीं है। और लेट्स सी अगर आप देखिए मार्च मिड तक क्या हाल होता है, होली के बाद स्पेशली। अच्छा, इस बीच निफ्टी बाइसेक्ट कर रहा है, याद रखिएगा, दैट्स 17445 जोन। देखिए सिंपली समझिए वो क्या है। सिंपली वो एक स्टॉप लॉसेस का बहुत बड़ा रेंज है। वीकली चार्ट्स पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और उसको पार करना, उसके ऊपर सस्टेन करना इस क्लोजिंग को बेहतरीन बना सकता है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि प्लीज़ कीप योर निफ्टी बैंक लॉन्ग्स होल्ड ऑन द हायर साइड। आपको अगर आप देखें 770 मिल सकता है, 870 मिल सकता है। 870 इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हम डे हाई पर हैं निफ्टी बैंक पे, मार्क करके रखिएगा एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इट्स 4874। स्ट्रॉन्ग और कैंडिडेट्स क्या क्या हैं? लेट्स ब्रिंग इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ट्रेड करता हुआ 1095 पे। मानस, ये वो पहला ट्रेड है जिसे आप कह सकते हैं कि अपनी पिछली 7 कैंडल्स के हाई को बाइसेक्ट कर रहा है, 10 डेमा को टेस्ट कर रहा है। आपकी अप्रोच इंडसइंड बैंक पे क्या होगी? देखिए बिल्कुल पॉजिटिव लगता है क्योंकि 1070 के आसपास स्टॉक ने बॉटम बनाया है। इंट्राडे चार्ट पे 1090 के ऊपर निकला है जो कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। अब देखिए पॉइंट ये है कि 200 डे मूविंग एवरेज को एक बार ये स्टॉक ब्रीच कर दे तो आपको शायद 1120 या 1125 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक एक बार चांस लेना चाहिए क्योंकि बैंकिंग स्ट्रांग है और इंडसइंड बैंक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो करंट डोज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1083 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये कैश लेवल्स है और टारगेट 1120 के सेट करने हैं। इंडसइंड बैंक में एक मौका तेजी का, इनफैक्ट मेरी भी नज़र इसी पर गई थी। एक बहुत शार्प मूव देखने को मिला पिछले 10 मिनटों में। इंडसइंड बैंक में नियरली 1100 पर आ चुका है काउंटर, 2% की तेजी। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में आप देखिए टाटा स्टील, एनटीपीसी का तो हम जिक्र कर ही रहे थे, तो ये 172 के लेवल्स पर है। टाटा स्टील 1.5% ऊपर आता हुआ। आयशा मोटर्स में हमने देखा एक बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिला है, नियरली 1% के गेन्स इधर बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बार राहुल शर्मा आयशा पर फटाफट व्यू देंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आयशर मोटर्स के अंदर ओवरऑल जो टेक्निकल यहाँ पर इंडिकेटर्स है
ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी का अंदेशा देख रहे हैं, बिकॉज लगातार स्टॉक ने काफी सेलिंग प्रेशर देखा था, लेकिन अभी भी जो एवरेजेस है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज 3200 के आसपास है, 3220 3200 के आसपास की मुझे लगता है एक बाउंस यहाँ पर बिल्कुल बननी चाहिए आइशर मोटर्स के अंदर। तो ब्रॉडर मार्केट को देखकर क्लियरली एक बाउंस बैक के यहाँ पर माहौल बन रहा है। आज का जो डे लो है 3086 का 3090 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और मुझे लगता है कि 3220 तक के एक छोटे बाउंस बैक के लिए यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है आइशर मोटर्स में। आइशर मोटर्स में एक अच्छी खरीदारी का मौका। स्टॉक आपके सामने nearly 1% की गेंस दिखाता हुआ। चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलकर केमिकल स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है इस पूरे पॉकेट में। दरअसल इसके पीछे अलग अलग कारण माने जा रहे हैं। एक तो ऑफ कोर्स चीन में मैन्युफैक्चरिंग PMI का आंकड़ा जो देखा गया है वो ऊंचाई पर आया है, और उससे संकेत मिला कि शायद डिमांड बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ कुछ और नेगेटिव खबरें भी है। तो एग्जैक्टली क्या थीम बन रही है केमिकल्स में, कितनी तेजी कितनी मंदी रहेगी, उस पर गौरांग की एनालिसिस सुनेंगे हम। लेकिन यतन हमारे साथ जुड़े रहे हैं और जो बताएंगे आपको केमिकल में क्या चल रहा है। मैं पूछने वाली थी केमिकल का लोचा क्या है। तो देखिए हर्षदा, जो केमिकल सेक्टर है वो हाई सिक्लिकल बिजनेस है, और हम ये जानते हैं कि फॉर श्योर यूरोप और चाइना ये दो बड़े फैक्टर्स हैं पूरे के पूरे केमिकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये दो ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जहां केमिकल का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। तो बाज़ार में चाहे प्रोडक्शन की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, यूरोप और चाइना हमेशा डिटरमाइन करते हैं कि दाम किस तरीके से मूव हो रहे हैं। अगर हम चाइना के PMI डेटा की बात करें, जिसको हम मैन्युफैक्चर इंडेक्स बोलते हैं, और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, उसकी एक प्रॉक्सी है। तो जो चाइना का आज PMI डेटा आया है वो 11 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली इसका एक सीधा रीज़न ये है कि कुछ दिनों पहले ही चाइना ने अपने लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस कोविड रिलेटेड हटाए थे, और ये एक्सपेक्टेड था कि एक पेंटअप डिमांड आपको देखने को मिलेगी। शुरुआती डेटा ठीक ठाक आने के बाद इस हफ्ते का जो डेटा है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। इनफैक्ट अगर हम PMI डेटा की बात करें तो ये जो कंज्यूमर डिमांड है इसमें एक सॉलिड अप ट्रेंड का इंडिकेशन कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से ये 11 साल के उच्चतम स्तर पे आया है उस हिसाब से लग रहा है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या डिमांड अभी भी बनी रहेगी। तो ऑब्वियसली ये एक फैक्टर है जो केमिकल सेक्टर को जो है बेनिफिट करता है, क्योंकि मांग बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि रशिया और यूक्रेन का जो पीस टॉक्स हैं या कोई नेगोशिएशन है उस तरफ कुछ भी चीज़ नहीं जा रही है, जिसके कारण बासफ जो यूरोप का एक बड़ा केमिकल प्रोड्यूसर है, इन्होंने लुडविग हाफन जो एक इलाका है जर्मनी में, इसमें अपने एक केमिकल यूनिट को इन्होंने बंद कर दिया है जो TDI प्रोडक्शन करते हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स वो वहाँ बनाते हैं। ऑब्वियसली ये कैपेसिटी बंद होने के कारण भी आपको एक सप्लाई कंस्ट्रेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अक्रॉस यूरोप हमने देखा है कि रशिया से जो सस्ती गैस इनको मिलती थी तो केमिकल के जो दाम थे और केमिकल की जो कॉस्ट थी वो काफ़ी कम रहती थी। लेकिन अब जो सस्ता गैस मिलना बंद हो गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। इनफैक्ट बासफ ने अनाउंसमेंट किया है कि जर्मनी के जो प्लांट बंद होने के कारण जो दूसरी इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं स्पेशली चाइना में, वहाँ से रॉ मटेरियल मुहैया कराया जाएगा उनके कस्टमर्स को। तो ये एक बात हुई। और आज US ने यानी अमेरिका ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी का अनाउंसमेंट किया। ऑब्वियसली इसमें एक प्रमुख कमोडिटी है सोडियम नाइट्राइट। बहुत ही बड़ी वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन दीपक नाइट्राइट का लगभग 20-22% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, और इसमें ये एक मेजर कमोडिटी है जो वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली होता क्या है कि अगर एक्सपोर्ट आपका इम्पैक्ट हो जाए तो वॉल्यूम इम्पैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन इससे जो है इंटरनेशनल प्राइसेस फर्म अप हो जाते हैं। कोई भी डंपिंग ड्यूटी लगने के कारण जो लोकल प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और वहाँ जो है दाम फर्म अप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें 3-4 फैक्टर्स, तो ग्लोबली केमिकल के दाम थोड़े बहुत फर्म अप हो रहे हैं, लोअर लेवल से थोड़े रिकवर कर रहे हैं, जिसके कारण आज पूरा का पूरा केमिकल पैक आज तेज़ी में आपको दिख रहा है। इनफैक्ट प्रभुदास लीलाधर के ने एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले निकाली थी केमिकल सेक्टर पे, इनफैक्ट 2 दिन पहले। आरती इंडस्ट्रीज, फाइन ऑर्गेनिक, जुबलिएंट इंग्रेवा और नोसिल, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहां वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, और यहां से भी उनको लगता है कि 20 से 25% ये स्टॉक्स तेज होने चाहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक होल्ड है, बाकी सभी के सभी केमिकल स्टॉक्स पे जो उनकी कवरेज में वहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो लास्टली खरीदारी की बहुत तगड़े रिकमेंडेशंस आते हुए
शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। गौरांग, केमिकल स्पेस में आपको कुछ खास पसंद है एट दिस पॉइंट इन टाइम? प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट काफी डिस्टिंक्टली कुछ टारगेट्स कॉल आउट करती है, लेकिन अगर आपने एक मौका ढूंढना हो, कोई खास स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हैं? तो हर्षदा, ये जो अभी बातें हो रही थी और जिस तरीके से यतिन भी बता रहे थे, चाइना +1 यूरोप +1 जो नीतियां लागू की गई है। हाँ, एक समय था कुछ महीनों पहले जबकि पूरा केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स और एग्रो सेक्टर थोड़ा दबाव में था। उत्पादन क्षमता को लेकर के थोड़े बहुत प्रश्न चिन्ह थे वगैरह वगैरह, लेकिन अब वो सब इतिहास हो चुका है और हमें बिल्कुल लग रहा है कि न तो सिर्फ स्थानीय मार्केट में लेकिन विदेशों में भी भारत में स्थापित जो स्पेशलिटी केमिकल्स या फिर एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनियां, उनको बहुत बड़ा अवसर मिलेगा एक्सपोर्ट्स को लेकर के, और उसका योगदान बैलेंस शीट के आंकड़ों पर आते हुए आपको साफ दिखाई देगा। पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, पिडिलाइट, यूपीएल, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनियां हैं जो हमें काफी पसंद आती हैं, और हमें लग रहा है कि पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्पेशलिटी केमिकल्स को बिल्कुल देना चाहिए। जैम, आपके स्क्रीन पे एक डेडिकेटेड डिस्कशन आपने केमिकल्स को लेकर सुना, और अब एक काम करते हैं, जरा हल्का सा बाइफर्केट करके देखते हैं, मतलब स्टॉक बाय स्टॉक की एग्जैक्टली जो ओआई एडिशन से केमिकल में कैसे हैं। ओआई एडिशन क्या है? 2.5% अगर आप देखें एवरेज प्राइस हाइक, मतलब प्राइस बढ़ा है सेक्टर में, और 1% का ओआई एडिशन। सबसे स्ट्रॉन्ग है रेन में अगर आप देखें एडिशन है इट्स 9.8%, जिसका चर्चा हर्षता करी चुकी हैं। यूपीएल 3.2, कोरोमंडल 3.3 और नवीन फ्लोरीन करीब 1.9। नवीन फ्लोरीन का एक सुबह ट्रेड भी था। इनफैक्ट ज़्यादातर जो हमारे पैनलिस्ट थे, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, यूपीएल, टाटा केमिकल, सब पे हमने ट्रेड लिए थे। मार्केट से डे हाई इस वक्त निफ्टी अगर आप देखें करीब 17,455, अब करीब 10 पॉइंट का डिफरेंशियल फ्रॉम 50 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रिएट कर चुका है। दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, एक चीज़ जो कि अब थोड़ा सा अगर आप देखें स्ट्राइक कर रही है माइंड को, जहन को एज ए ट्रेडर, और वो है निफ्टी आईटी की कैंडल, जो कि अब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत सुरक्षित लगभग 300 पॉइंट का डिफरेंशियल क्रिएट कर चुकी है। राहुल जी, निफ्टी आईटी डे हाई पर 30,088, टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज यानी फ्रंटलाइन आईटी में, या फिर विप्रो में, या फिर इन्फोसिस में, आप क्या पिक करना चाहेंगे इस पुलबैक को खेलने के लिए, एंड स्पेशली योर कमेंट्स ऑन टीसीएस? जी देखिए, जहां तक आईटी स्टॉक्स का सवाल है, आईटी इंडेक्स ने एक बहुत ही अच्छा पुल बैक दिया और आज हमें पुल बैक में से एक रिवर्सल, एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। जहां तक टीसीएस का सेटअप है, देखिए काफी मजबूत स्टॉक है। इनफैक्ट रिलेटिव कंपैरिजन में लार्ज कैप आईटी में वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स है। यहाँ पर अभी भी स्टॉक अपने जो ओवरऑल सेटअप है अपने क्रूशियल फिबोनाची लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से टीसीएस में ध्यान और एक तरह से जो हेडरूम है वो काफी यहाँ पर अच्छा दिखता है। मेरे हिसाब से 3450, 3500 तक के लेवल्स आपको टीसीएस में आते हुए दिख सकते हैं आने वाले 4 से 5 सेशन में। तो टीसीएस में लॉन्ग व्यू रखिए। 3380 पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 3320 का स्टॉप लॉस लगाइए कैश के हिसाब से, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी सस्टेन्ड मोमेंटम मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो टीसीएस हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा पूरे आईटी पैक में। इनफैक्ट लार्ज कैप में सबसे बेहतरीन पिक है और इसे 3500 के टारगेट्स के लिए बाय किया जा सकता है। टीसीएस एक प्रेफर्ड पिक इस समय राहुल की तरफ से। श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। फाइनली एक ऐसे दिन आपसे बात कर रहे हैं हम जब मार्केट में रौनक है और अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है 17,450 के लेवल्स पर। बताइए क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया है आपने? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस किया है, और अगर आप पिछले 8 या 9 दिन से देखेंगे तो कंसिस्टेंटली मार्केट ने लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज को मेंटेन किया था। आज के दिन में ऐसा हुआ है कि हमने कल का दिन और परसों के दिन के हाईएस्ट लेवल्स को भी क्रॉस किया है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और ये जो मार्केट है इसमें जो पुल बैक है वो कम से कम 17,600 तक कंटिन्यू हो सकता है। ऐसे मार्केट में जैसे कि आज फाइनेंशियल्स में मोमेंटम दिख रहा है, मुझे लगता है कि यस, जैसे अभी वीरू ने बताया, मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम बनेगा, क्योंकि अदरवाइज ये पुल बैक देखने नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर आना है मार्केट को तो आईटी और फाइनेंशियल्स दोनों के साथ आना चाहिए, और अगर स्पेसिफिकली अगर कोई ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 535 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये लगता है स्टॉक 545 से लेकर 555 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मेरे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो रहेंगे 525 रुपए के। तो स्टेट बैंक को लॉन्ग करके
चलिए, तो सबकी चॉइस भाई SBI 535 536 डे हाई पर, और SBI जो है वो इस वक्त अपना एग्जैक्टली 537 पे, आई थिंक SBI का 537 पे इसका 20-day एक्सपोनेंशियल में प्लेस्ड है, और उसको अगर ये स्ट्राइक करता है, मोर और लेस उसको स्ट्राइक कर ही चुका है, तो हर्षदा 25 जैन के बाद ये फर्स्ट टाइम होगा जब उसको ये एवरेज को ये स्ट्राइक करने जा रहा है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस टर्बुलेंस में भी बाजार का कहां पर है? लेट्स ब्रिंग कमिंस। एक बार जरा उसको देखिए बारीकी से, कमिंस क्या कर रहा है। ABB को देखिए, मेरे ख्याल से L&T कल भी बैकफुट पे था और शायद आज भी बैकफुट पे ही है। कोई बहुत, अगर आप देखें कन्विक्शन बाजार L&T में नहीं जुटा पाया है। क्या कर रहा है? पुल बैक में है, बट बहुत आई थिंक कोई क्रिटिकल लेवल निकाल नहीं रहा है। एक बार एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। आप एक बार जरा डायरेक्टर साहब कमिंस की कॉल लेके आइएगा, क्योंकि कल स्क्रीन पे देखते देखते हमने एक सिम्फनी का ट्रेड, सिमंस का ट्रेड किया था। ABB डे हाई पे पहुंच गया। कमिंस की जरा आप 1600 की कॉल लेके आइएगा, उसका प्रीमियम को जज करते हैं एक बार कैसे ट्रेड करना चाहिए। मानस कमिंस इंडिया 1600 मार्च कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग एट इट्स 49.50। कैसा रहेगा मानस इस ट्रेड को पिक करना, क्योंकि मेरे पास एक बहुत डिफाइंड स्टॉप लॉस भी है, मेरे ख्याल से 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? तो देखिए, बिल्कुल स्टॉक ने 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 1650 के आसपास आते हैं। तो करंट लेवल से 50-60 रुपए का आपको कमेंट्स में जरूर देखने को मिल सकता है। 1574 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1650 के टारगेट सेट करने हैं, और या तो ऑप्शन में आप ट्रेड लीजिए, जो 1600 वाले कॉल ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं वहां पर ही खरीदारी करनी है। 50 रुपए के भाव चल रहे हैं, 34 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी करिए 80 रुपीज के टारगेट के लिए। इसमें एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, वैसे वीरू बहुत मैं आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड पोलाइटली, भेल को मेंशन नहीं कर रहे, भेल मैं बोल देती हूँ। 4.5% तक की तेजी यहाँ पर, और बहुत स्ट्रॉन्ग OI एडिशन देखने को मिला है। मेरी नजर गई थी ना? बिल्कुल, नजर मेरी मल्टीपल टाइम गई, आप यकीन मानिए। पर एक होती ना शर्म लिहाज, मैं इसलिए बस सब नहीं, हाँ आप बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला, ऐसे वीरू बोल नहीं रहे पर जबान पर आ गया है नाम, पर निकल नहीं रहा है, इस पर एक व्यू ले लिया जाए। गावा साहब नजर डालेंगे भेल पर प्लीज, खास वीरू के लिए। भेल तो वीरू का फेवरेट है, तो बोलना ही पड़ेगा। 72 का ट्रेड कर रहा है अब, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि अगर आज इसने यहाँ पर अगर क्लोज दे दिया इस हफ्ते 2-3 दिन में, तो मुझे लगता है फिर 80 तक जाएगा। बेल की तो तेजी है, 72 to 80 में अच्छा हुआ है। इसमें अगर डिप्स मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है कि ये रिवर्सल पैटर्न है। BHA बेल एक रिवर्सल की पूरी स्थिति में भेल, इसमें एक मौका खरीदारी का आप लेकर चले। अच्छा, चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? जी नमस्कार। देखिए, आप भेल की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनीज की बात कर रहे हो, तो मेरा फोकस भी कैपिटल गुड्स कंपनी में रहेगा, और हमारा मानना है कि ABB में अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा। देखिए, इस मार्केट के रिसेंट डिक्लाइन में भी ये काउंटर अपने आप को होल्ड कर रहा है। टेक्निकली एक पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया है, और वीकली चार्ट सेटअप पे देखिए तो हायर बेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो कहीं ना कहीं 1450 के आसपास है, और जो रिसेंट सेटअप बना है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक यहाँ से 5 से 7% की रैली बननी चाहिए। तो ABB पे खरीदारी की सलाह रखेंगे हम। अभी लगभग 3300-3305 के आसपास चल रहा है, मौजूदा लेवल पे खरीद सकते हो। 3240 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 3450 तक के टारगेट ABB में बनने चाहिए। तो ABB में खरीदारी की सलाह है, मौजूदा लेवल से 4-5% के स्विंग बनने चाहिए। जी हाँ, चलिए ABB यानी कैपिटल गुड्स पे कन्विक्शन है स्ट्रीट का, नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, प्रकाश सर को स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। सुबह प्रकाश सर आपकी जो स्टॉक पिकिंग एट 10 थी वो बेहद खूबसूरत थी, बेहद शानदार थी। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, साइलेंट किलर फॉर RBL बैंक, बट वो अब नॉइस क्रिएट कर रहा है। एट डे हाई इट्स 161 RBL, और मेरे ख्याल से अगर मैं टिक बाई टिक चार्ट्स को देख के उस ड्यूरेशन को पिक करूं, मेरे ख्याल से वो कॉल ली थी हमने, एक सेकेंड, वो गई थी 158 पे और 163 तक का स्विंग देके आ गया। और दूसरा था डेल्टा, वो ट्रेड भी आपने बखूबी लिया था, और डेल्टा 196.60 पे है, और डेल्टा 20 डीमा के ऊपर ट्रेड करता है। सर, इसमें से दोनों में से कैरी करने लायक क्या लग रहा है आपको, या बुक करके बैठ जाए? या बिल्कुल, मुझे लगता है डेल्टा कॉप अच्छा आपको है। 200 मैंने सुबह कहा था कि 200 तक भी चला जाएगा, मुझे लगता है 205 भी पॉसिबल है, और एक बार 205 चला जाएगा, 210 कितना दूर है, लेकिन 205 एक अचीवेबल टारगेट है डेल्टा में।
ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्टॉप होगा 194 का। डेल्टा दोनों ही अच्छे हैं। डेल्टा कॉप में एक मौका तेजी का आप लेकर चले, और ऑफ कोर्स आरबीएल बैंक पर पहले हम चर्चा कर ही चुके हैं। फटाफट से अब ऑटो कंपनियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे ऑटो सेक्टर में आज हमने देखा, कल से इनफैक्ट कल आफ्टरनून से अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। आज भी आप देखिएगा एस्कॉर्ट्स, बजाज ऑटो, मारुति जैसे काउंटर सब में तेजी है। अब ओवरऑल जो बिक्री के आंकड़े आज आए हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एक चीज तो मैंने पढ़ी कि सबके एक्सपोर्ट्स पर प्रेशर देखने को मिला है, और वो रफली एंटिसिपेटेड था। लेकिन कैसा रहा है फरवरी का महीना? सुमित हमारे साथ है एनालिसिस के साथ। सुमित, शुक्रिया। देखिए, ऑटो स्पेस में मेजर नंबर्स आ चुके हैं। 70% नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं, और जो रैप है, क्विक रैप, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत करता हूं मारुति के नंबर्स के साथ। देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी, और डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स बेटर हैं, अनुमान से अच्छे आए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पे नंबर्स अनुमान से कमजोर है। तो करीब करीब 5% की ग्रोथ, 1.72 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है फरवरी के दौरान, और जो अनुमान था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये आंकड़ा देखने को मिला है। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी 1.55 लाख यूनिट के आसपास का नंबर, और एक्सपोर्ट में एक डिक्लाइन यहाँ पर इस महीने के दौरान देखने को मिला मारुति के नंबर्स में। इसके अलावा आते हैं अब हम M&M के नंबर्स पे, और M&M में दो तरह के नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, एक M&M के कमर्शियल व्हीकल स्पेस के, और एक M&M के ओवरऑल नंबर्स के लिहाज से करीब 30,358 यूनिट, 10% की ग्रोथ यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी है। पैसेंजर व्हीकल में करीब, ये पैसेंजर व्हीकल का एक नंबर आप देख रहे हैं, ओवरऑल करीब 58,800 यूनिट के आसपास कंपनी ने बेचा है इस महीने के दौरान, 54,500 के कंपैरिजन में। इसके अलावा यहाँ पर भी 8% की बढ़त है। एक्सपोर्ट फ्रंट पे 2250 यहाँ पर डिक्लाइन है 2800 के सामने। तो ये डिक्लाइन जो एक्सपोर्ट्स का है वो ट्रेजेक्ट्री सब में कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर साइड पे देखेंगे तो 25,791 यूनिट्स, यहाँ पर भी करीब करीब 26% की बढ़त। डोमेस्टिक बिक्री 30% बढ़ी, और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर भी स्लाइटली डिक्लाइन के साथ 1172 यूनिट के आसपास रहे हैं। तो ट्रैक्टर के एक्सपोर्ट्स में थोड़ा प्रेशर है, डोमेस्टिक फ्रंट पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अशोक लेलैंड यहाँ पर 18,571, 14,000 के सामने, अनुमान से थोड़ा नीचे है, लेकिन 27% की ग्रोथ जरूर देखने को मिली है इस महीने के दौरान। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, कुबोटा एक और नाम, जहां पर करीब करीब 27-27.5% के आसपास की ग्रोथ डोमेस्टिक फ्रंट, ओवरऑल 27-27.5% की ग्रोथ देखने को मिली डोमेस्टिक फ्रंट पर, और एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी करीब करीब 566 नंबर्स एस्कॉर्ट्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। टू व्हीलर स्पेस में बजाज ये बात पहले ही मेंशन कर चुका था कि डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स बेटर रहेंगे, एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन रहेगा। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे नंबर्स जो है वो थोड़ा बेटर साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे, करीब 2,80,000 यूनिट। डिक्लाइन जरूर है 11% के आसपास, लेकिन उतना नहीं, और एक्सपोर्ट फ्रंट पे नंबर्स थोड़े से वीक साइड पर देखने को मिला। तो ओवरऑल डोमेस्टिक नंबर्स अच्छे, एक्सपोर्ट्स के नंबर वीक, लेकिन एक नंबर जो सबसे बेहतरीन आने का अनुमान था कमर्शियल व्हीकल स्पेस में और टू व्हीलर में, वो है आइशर। उसके नंबर के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। कुछ और आंकड़े आएंगे, लेकिन अब तक जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आ चुका है। इन आंकड़ों के बेसिस पर, और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि एल नीनो का इम्पैक्ट इनफैक्ट ट्रैक्टर बिक्री पर आएगा। गौरांग, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या यहाँ से आगे स्पेशली अप्रैल ऑनवर्ड्स ये बिक्री के आंकड़ों पर थोड़ा सा प्रेशर आना लगता है? क्योंकि एल नीनो इम्पैक्ट का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स थोड़ी देर में आएगा, मॉनसून के बाद ही आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो सीधा सरोकार रखता है टू व्हीलर बिक्रियों से एंड ऑफ कोर्स आपकी ट्रैक्टर बिक्री से। तो अर्षदा, अगर ये थोड़ी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी पूर्ण तरीके से अनुमान लगाना, क्योंकि अगर वातावरण में बदलाव होता है और अगर अल नीनो का जो असर है वो थोड़ा बहुत फीका पड़ता है, और बारिश की मौसम की जो अनुमानित आंकड़े हैं वो अगर लॉन्ग टर्म एवरेजेस से थोड़े बहुत नीचे भी आए हैं, या जो नॉर्मल अनुमान है उससे थोड़े बहुत नीचे थे, तो इतना बड़ा असर होगा उसकी गुंजाइश थोड़ी बहुत कम है। कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में इसका पूर्ण रूप से हमें पता चलेगा कि किस प्रकार का असर होगा। अगर बारिश उम्मीद से कमजोर हुई तो जाहिर है ट्रैक्टर और जो टू व्हीलर एंट्री लेवल और मिड साइज सेगमेंट जो है, जहां पर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से मांग ज्यादातर आती है, वो आंकड़ा थोड़ा समय के लिए, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े होंगे वो फीका पड़ेगा, और उसका असर आपको तिमाही नतीजों पर आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप 3-6 महीने की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर आप 1.5 साल या फिर थोड़ी लंबी अवधि की बात करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ऑटो सेक्टर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस महीने में ही, मार्च में, जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा है हर्षदा, करीबन 5 या 6 नए लॉन्चेस होने वाले हैं, और दिल्ली एक्सपो में जो घोषणाएं की गई हैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से,
ये पूरे साल में और आने वाले साल में और भी नए लॉन्चेस होंगे। वेटिंग पीरियड भी कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट लिस्ट बढ़ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो किसी भी तरह की झिझक होनी चाहिए निवेश करने के लिए ऑटो सेक्टर के शेयर में। अच्छे लॉन्चेस का आपने नाम गिनाया गौरांग, अगर याद है और वो आर्टिकल जो आपने पढ़ा अभी भी याद है, तो कौन सा लॉन्च आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है? कौन सी गाड़ी का वेट कर रहे हैं आप? मारुति की जो कॉम्पैक्ट व्हीकल है, मेरे ख्याल से जिमी नाम है इसका, इसका इंतजार रहेगा। और ऑफ कोर्स हैरियर और सफारी की जो 23 मॉडल्स होगी, ये भी मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग होगी। ओके, हैरियर, आई थिंक टाटा सफारी का आप ईवी मॉडल की बात कर रहे हैं। खैर मैं लौट के आता हूँ इस पर। करीब 8769 पे मारुति डी हाइपर ट्रेड करता हुआ। मारुति का आज का रिवर्सल अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बार मारुति स्क्रीन पे लेके आइएगा और उसके बाद हम 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। इट्स 8679 इन अ सिंगल कैंडल। इसने लगभग 5-7 सेशन को कवर किया है। ओके, अभी यहाँ कुछ थोड़ा ट्रेड्स पे फोकस करते हैं और हमारे साथ इस वक्त अब 4 जो ट्रेड्स हैं वो बताने के लिए राहुल शर्मा हैं और श्रीकांत चौहान है, मानस जायसवाल हैं, गौरांग शाह। राहुल शर्मा जी का आएगा सस्ता ऑप्शन। राहुल बताइए एग्जैक्टली एक बेस्ट ट्रेड ऑप्शंस में क्या ग्रिप करना चाहेंगे आप? जी देखिए, हमारी नजर यहाँ पर क्यूमिंस इंडिया पर है। एक अच्छा यहाँ पर पुल बैक के बाद में एक रिवर्सल का अटेम्प्ट हुआ है। 1640 का जो कॉल ऑप्शन है क्यूमिंस इंडिया का, उसे बाय करने की राय रहेगी। तकरीबन 33 रुपए के पास ही ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 22 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा है और मुझे लगता है कि ऑप्शन डबल होने का दमकम रखता है। मेरे हिसाब से टारगेट्स 45 और 60 यानी कि 60 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्यूमिंस के अंदर जो टेक्निकल सेटअप है वो तो काफी स्ट्रांग है और आज 1600 के ऊपर निकलने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई लगाने की पूरी कोशिश होगी मार्च सीरीज में। तो क्यूमिंस इंडिया को बाय कीजिए। 1640 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। स्टॉक के हिसाब से मेरे हिसाब से 1660 1700 तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आपका कमेंट्स का कॉल है। इट्स 1640 स्ट्राइक। कुछ देर पहले जब मैंने पिक किया था तो मैंने पिक किया था 1600 की स्ट्राइक। 48 की वो जो प्राइस थी करीब अभी कुछ देर पहले 53 स्ट्राइक करके आई थी, याद रखिएगा 1600 की। राहुल आपको एक थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आई थिंक कम प्रीमियम पे एक ट्रेड दे रहे हैं और ये 1640 की स्ट्राइक की वकालत करते हुए सस्ता ऑप्शन आज का ट्रेड है। अगला ट्रेड पिक करते हैं श्रीकांत चौहान जी के सौजन्य से। श्रीकांत, सुपर स्टॉक का आज का फिर सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, वैसे कई सारे स्टॉक्स में एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बना है, लेकिन मुझे लग रहा है स्पेसिफिकली कोल इंडिया ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहां पे शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रेंड बनेगा और अच्छा खासा एक मल्टीपल बॉटम या डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनाने के बाद का एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। तो अगर यहाँ से अगर कोल इंडिया में तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 230 के लेवल्स वापस रिपीट कर सकता है। तो करंट लेवल से कोल इंडिया को लॉन्ग करें जो 218-219 में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 214 रुपए का और टारगेट्स 230-235 के रख सकते हैं। 230-35 के लिए कोल इंडिया में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। मानस बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए एबी कैपिटल पे खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि यहाँ पर आपको एक इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। काफी बेहतर वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं। तो इस ब्रेकआउट के बाद 160 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। 160 रुपए के टारगेट सेट करिए, 146 का स्टॉप लॉस लगाइए। दोनों ही कैश लेवल्स हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन 150 वाला, वहां पर खरीदारी करिए। 5 रुपए 80 पैसे के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से वहां पर खरीदारी करनी है 10 रुपए के टारगेट के लिए। एबी कैपिटल में बेसिकली एक तेजी का ट्रेड लेकर चले। गौरांग, आपका ट्रेड क्या है? मिड कैप फंडा। तो अर्शिदा, एक क्षेत्र का मेरे ख्याल से जिक्र नहीं हुआ है, वो है सीमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर एक मजौली कंपनी है रामको सीमेंट, जो आंकड़े आए थे हमारे अनुमान के मुताबिक थे और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से राज्य स्तर के चुनाव है, अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार निर्माण कार्य को लेकर के काफी कुछ गति पकड़ने की उम्मीद है, जहां पर खपत जो है सीमेंट की वो ऊपर जा सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर भी सुधर रहा है, निजी कंपनियां भी केपेक्स की अब बात कर रही हैं, तो रामको सीमेंट पसंद आता है। सीमेंट में एक मौका खरीदारी का 727 पर है, तेजी करके जा सकते हैं आप इस समय। चलिए फटाफट से आपके लिए सारे ट्रेड्स रैप कर लेते हैं या रिकैप कर लेते हैं रादर। शुरुआत कमेंट्स के साथ हुई। 1640 का कॉल लेने की सलाह।
आपको राहुल शर्मा ने दिए 45 to 60 का टारगेट रहेगा। फिर आया कोल इंडिया, श्रीकांत चौहान का पिक 230 से 235 के लिए मौका तेजी का, 214 पर स्टॉप लॉस लगाइए। एबी कैपिटल है एफएनओ सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार, माइनस की तरफ से 160 के लिए एक मौका तेजी का, 146 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और साथ ही फिर आप लेंगे मिड कैप फंडा में रामको सीमेंट को, जो 727 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है, करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। आयशर मोटर्स की सीवी की बिक्री आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि वॉल्वो की बिक्री के आंकड़े 24% का इजाफा ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। 7,290 यूनिट्स लगभग कंपनी ने बेची है, जहां पर इसी महीने पिछले साल 5,856 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। आयशर मोटर्स स्टॉक आपके लिए आउट परफॉर्म करता हुआ। मार्केट में एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स टुडे, 17,456 के लेवल्स पर इंडेक्स इस समय 152 अंक ऊपर, मिड कैप इंडेक्स तो 441 पॉइंट ऊपर है, और निफ्टी बैंक में जो जोश है वो और भी जोरों पर है, करीब 425 अंकों का इजाफा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव दरअसल मार्केट ने दिया है। इंडसइंड बैंक का जिक्र हम कुछ देर पहले कर रहे थे, टॉप परफॉर्मर है, पिछले आधे घंटे का करीब 2% ऊपर आ चुका है काउंटर। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस समय बाजार के सामने खड़ा है और सभी ट्रेडर्स के सामने, वो है अगले हफ्ते को लेकर। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और आप में से कई लोगों ने आपस में चर्चा भी की है कि होली कब है। छुट्टी है 7 तारीख को, पर एक्चुअली आ रही है 8 तारीख को। चंदन जी, तैयारी क्या है आपकी? आज तो एनमी ने भी हमसे बात की, उन्होंने कहा हम अपील कर रहे हैं एक्सचेंजेस को कि जिस दिन होली है उसी दिन छुट्टी मनानी चाहिए। आपका प्लान क्या है? 8 को छुट्टी अपने आप ले ली क्या आपने? हर्षिता जी, ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट देखिए होली खुशियों का तैयार है, और 7 को मनाए 8 को मनाए क्या फर्क पड़ता है। यदि मार्केट चालू रहा तो ऑफिस में मना लेंगे और आप सब लोगों के पास में रहे, और उस दिन यदि छुट्टी होती है तो घर पे मना लेंगे। तो बस बहाना चाहिए, कुछ भी मनाए, बट यस यदि होली यदि चेंज रहे तो अच्छा हो जाएगा। और हमने यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर दे, होली के लिए आपने इतना डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया ना कि जो मर्जी आप जब भी छुट्टी दे दे हम आराम से मना लेंगे। होली है यार चंदन जी, होली में तो पूरा शोर शराबा होता है। आप बताओ 7 को आप बनाएंगे 7 को, ठीक है, क्योंकि मार्केट होगा बंद। आपके जो दोस्त जो मार्केट में नहीं है वो सब मनाएंगे 8 को। अर्षिता जी देखो, मार्केट अभी 3:30 बजे तक ही रहता है, ठीक है, 5 तक का एक्सटेंड नहीं हो, 3:30 के बाद मना लेंगे। और मैं बोल रहा हूँ यदि होली के दिन मार्केट रहा और वीरू इधर रहेंगे तो स्टूडियो में भी वीरू को नहीं, वीरू का तो मुंह ही उतर गया। वीरू चाहते दोनों दिन छुट्टी हो जाए। नहीं 2 दिन वीरू तो रहेंगे ही नहीं। सर देखिए 7 तारीख को तो आप लोग बनाएंगे, 7 तारीख को तो आप लोग बनाएंगे, ठीक है, मुंबई वाले, महाराष्ट्र बनाएगा 7 तारीख को, हम मनाएंगे 8 को। और मैंने तो फैसला किया है कि सुरक्षा कारणों से मैं उस दिन सोसाइटी से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं तो घर ही रहूंगा। अरे वीरू घर पे बैठना है तो कैमरा घर पे भिजवा देंगे ना। होली नहीं खेलोगे तो फायदा क्या, छुट्टी कैंसिल हो जाएगी फिर। नहीं, मॉर्निंग कॉल में जुड़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं हर्षिता। मॉर्निंग कॉल में आई विल स्टे विद यू इन मॉर्निंग कॉल, बट उसके बाद होली मनाने का बात ही कुछ और होती है। और देखिए 20, 21, 22 की होली तो फीकी निकल गई, 22 की ठीक ठाक थी, लेकिन अब 23 पे पूरी होली मनाने का मौका मिला है। तो आई थिंक महाराष्ट्र में 7 है और पूरा देश तो शायद 8 ही को मनाएगा। हर्षिता, मानस, लखनऊ में क्या प्लान है? नहीं, बिल्कुल 8 को ही मनाएंगे, और पहले ही मैंने इन्फॉर्म कर दिया सीएमजी से आवाज को कि 8 को मैं चूज नहीं करूंगा। अच्छा, नॉर्मली ये देखो मानस के पास से लिबर्टी है वीरू, मुझे नहीं लगता आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यार। वैसे एक चीज गाबा साहब आप बताओ, होली खेलने निकलते कब हो? सुबह गर्मी से पहले हो जाए, दोपहर तक तो सब निपट जाते हैं, तो वीरू 2 बजे का शो तो कर ही सकते हैं। लाल, पीले, नीले, कैसे भी कलर में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सफेद कलर में करूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कश्मीर स्नो में स्कीइंग करने, तो मैं वहां से शो कर लूंगा मैं। अरे वेरी गुड यार, छुट्टी ले ली, मुझे पता नहीं था 7 है या 8 है, मैंने कैलेंडर देखा 7 तारीख की छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड लेके चला। मैं जा रहा हूँ 4 तारीख को, आऊंगा वापस 7 तारीख को, मेरी होली हो गई वहाँ। चलो अच्छा है। श्रीकांत, आपका तो चलो प्लान बन रहा है, तो बताइए। प्रकाश सर। हाँ जी, बोलिए आपका प्लान श्रीकांत। बिल्कुल, तो अर्षिता देखिए, अगर बॉम्बे में अगर हम है तो
7 तारीख हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे अभी वीरू ने बताया कि अगर 8 तारीख, वो मैं कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम जो महाराष्ट्र से छोड़ के जो लोग हैं उनके लिए 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें लगता है कि हमें दोनों दिन एंजॉय करना चाहिए, बॉम्बे में भी एंजॉय कर लेना चाहिए और 8 तारीख को वीरू के पास चले जाना चाहिए, वहां पे भी एंजॉय कर लेना चाहिए। और वीरू को स्पेशली छुट्टी देनी चाहिए। देखो फर्स्ट हाफ में होली बनती है तो फर्स्ट हाफ में ही बनती है। हाँ, तो बिल्कुल, इनफैक्ट वीडियो को तो सभी सुनते हैं, उनकी मॉर्निंग कॉल के लिए तो उनके लेवल्स के लिए बिल्कुल 8 को आप सादर आपको गुजारिश यही रहेगी कि आपको फर्स्ट हाफ उतना अटेंड करना पड़ेगा और आपके लेवल्स बताने पड़ेंगे, उसके बाद आपके लिए छुट्टी है। गौरांग साहब, ऐसे प्लान खराब नहीं है। साथ को बॉम्बे में होली मना लेते हैं, फिर शाम की फ्लाइट लेके सब दिल्ली चलेंगे, फिर अपने आप छुट्टी हो जाएगी। काश ऐसा वास्तविकता में हो सकता है हर्षदा, लेकिन मुमकिन नहीं है। 8 तारीख को अगर बाजार, शेयर बाजार रहेगा तो हमें और आपको मेरे ख्याल से जो भी हम करते हैं वो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर 7 तारीख को होली मनानी है तो हमने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं कॉलेज में। भांग को पीस करके लोगों को पिलाया, हमने पिलाया। 48 घंटे तक भांग हमारे सर पर चढ़ के नाचती रही और रंग पीपे रंग के भरे थे, उसमें उठा उठाकर हमारे दोस्तों को पटका, हमने अपने आप को पटका उसके अंदर। तो और होली का त्योहार मेरे ख्याल जिस तरीके से रंग होते हैं उसी तरीके से खुद का मिजाज भी होना चाहिए। नहीं आप वीरू को आइडिया मत दो सर, वो 9 तारीख को भी नहीं पहुंचेंगे फिर। नहीं, जो चीज़ जिस चीज़ का जिक्र गौरांग जी कह रहे थे ना, वो मैंने आज तक ट्राई नहीं करी, लेकिन मेरा बहुत मन है ट्राई करने का, यकीन मानिए। मैं अपने मुंह से बोलूँगा, लेकिन बहुत मन है। बाकी मैंने अपनी इंटेंशंस फॉर 8 जो इंटेंशन है ना 8 तारीख की, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लियर कर दिए। आप जाइए मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखिए, आपको मेरी 8 तारीख की जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर मिल जाएगी। खैर लौटते हैं, और होली 7 को भी है, 8 को भी है, जहाँ मर्जी हो मनाइए। और दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब दीपन जी से ये प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि वो महाराष्ट्र में ही है और 7 तारीख को ही मनाएंगे। दीपन सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर ये कंफ्यूजन 7 और 8 का आपको क्या लगता है, कैसे दूर करना चाहिए इसको? मैं आपकी राय सुन रहा था बहुत होली, और ये सब जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, गब्बर सिंह का जो डायलॉग चल रहा है कब है होली, वही मेरे माइंड में चल रही है। और अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि होली कौन से दिन पर है, और एक्चुअली मैं खास होली खेलता नहीं हूँ अभी, इसलिए इट्स जस्ट अ हॉलिडे। मंडे को दे, ट्यूसडे को दे, आई थिंक आई विल जस्ट कैच अप ऑन माय रीडिंग on that particular day, so whatever is decided, I'm fine with it. Actually, अब डिसाइड, बैंक्स बंद होंगे और मार्केट बंद होगा, देन वी रियली डोंट हैव अ चॉइस दीपन। लेकिन चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं, और आज जो कलर चढ़ा है एक बार फिर तेजी का, इट्स अ बिग रिलीफ दीपन, स्पेशली हर पॉकेट से जो खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो इफ इट्स लाइक एन इंटरिम या फिर धीरे धीरे करके मार्केट में जो प्रेशर आया था उससे हम थोड़ा सा उबर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा बिकवाली अभी भी कायम है एफआईआईज की। आप इस रिकवरी को कैसे पढ़ रहे हैं, और यू वांट टू सी इट लास्ट फॉर द बेटर हाफ ऑफ द वीक एज वेल, और अगले हफ्ते भी? जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक वी नीड फॉलो अप बाइंग टू कम, नहीं तो फिर यही करेंगे कि ये एक फ्लैश इन द पैन है, एक जैसे कि बोलते हैं एक रिकवरी इन अ बेयर मार्केट या फिर शॉर्ट कवरिंग। सो वी नीड बैकअप एंड फॉलो अप बाइंग। अगर ये अगले 2-3 दिन आता है तो फिर मार्केट अपने रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा, पर फ्रैंकली शॉर्ट टर्म मूवमेंट पे फोकस करना या प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि ओवरऑल फंडामेंटल्स इकोनॉमी के और कंपनीज के अच्छे हैं, और ये जो दौर से हम गुजर रहे हैं दैट इज मोर टू डू विद प्राइस टू अर्निंग्स, यानी कि पी मल्टीपल का कंपैरिजन हो रहा है। उसकी वजह एक तो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं और ज्यादा लंबे समय तक यही लेवल एलिवेटेड या ऊपरी लेवल पर रहेंगे, और इसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मल्टीपल पे डेफिनेटली इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, अर्निंग्स क्वालिटी है, अर्निंग्स के जो forecasts say they are stable, but stock prices are still following or remaining static because of P multiple compression.
और ऑफ कोर्स ये जो एफआई की सेलिंग है दैट सर्टेनली इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन कीपिंग द मार्केट्स डिप्रेस्ड, क्योंकि कोई भी एफआई को आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि इंडियन मार्केट्स एक्सपेंसिव है, और इसकी कोई नई बात नहीं है। और ये क्या एक रीजन हो जाता है टू सेल द इंडियन मार्केट एंड मे बी बाय सम ऑफ द अदर मार्केट्स व्हिच हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग, बट ऑन अ फंडामेंटल बेसिस द ओनली थिंग हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि वैल्यूएशन मल्टीपल्स सब कंप्रेस या घट रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये स्लाइड बेरिश फेज से गुजर रहे हैं। चलिए दीपक सर बातें हैं थोड़ा सा कि इस बेयर फेज में एक इन्वेस्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बाजार कुछ स्पेस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत कन्विक्शन जाहिर कर रहा है। जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ कैपिटल गुड्स आप देखिए क्या स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ को लेकर कन्विक्शन अभी भी नहीं है, टर्बुलेंस फेज में है, दैट्स आईटी, और स्पेशली पिछले 5 दिन में जो प्राइस डैमेज हुआ है। सर ये जो इस वक्त आपका इस बेयर फेज में या फेज कमजोरी में आपका जो पिकिंग ऑर्डर है और जो सेक्टर आपने पिक किए हैं वो कौन कौन से रहेंगे, कहाँ कन्विक्शन है आपका इस प्राइस पे, और जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जब मार्च के बाद हम अर्निंग्स को रीड करना शुरू करेंगे, अर्निंग्स देखना शुरू करेंगे, वहाँ उसका भी एडवांटेज हमको मिलेगा। देखिए मैंने पहले कहा कि अंडरलाइन फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कमोडिटीज एंड एफएमसीजी बाकी सभी सेक्टर्स पर एक पॉजिटिव व्यू हम ले सकते हैं। और जो टॉप सेक्टर है ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर है, आई नो एक कंसेंसस ट्रेड है, फिर भी बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा आया है और अगले कुछ क्वार्टर्स तक अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी पिकअप हो रही है और क्रेडिट की ग्रोथ अच्छी आ रही है, फी बेस्ड इनकम भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू लोन्स और इंक्रीज्ड ट्रांजैक्शंस, और जो एनपीए साइकिल है वो अभी तक पिकअप नहीं हुई है, तो जो सबसे बड़ी कॉस्ट रहती है बैंक्स की यानी कि प्रोविजनिंग वो नहीं आ रही है। सो बैंक्स इज वन सेक्टर व्हिच वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन। सेकंड ऑफ कोर्स इज कैपिटल को जस्ट आपने मेंशन किया, ऑर्डर बुक पोजीशन सभी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, बी इट इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल कैपिटल गुड्स, सभी कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं। We are seeing a revival in the capex cycle on the public sector, government and the private sector side. तो ये एक डेफिनेटली एक सेक्टर है जहाँ पर आप अच्छे स्टॉक्स खरीद सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स भी अच्छा है, आपने देखा कि नंबर जो आए अच्छे आ रहे हैं। टू व्हीलर में थोड़ा ऑफ कोर्स दबाव आ रहा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टॉक विद द डीलर्स, और ओवरऑल वहां पर थोड़ी प्रेशर आई है डिमांड पर, बट 4 व्हीलर्स है और कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल रही है। और जो बड़े इंजन है मार्केट इकोनॉमी के, रियल एस्टेट दैट इज डूइंग वेरी वेल, उसकी वजह से बिल्डिंग मटेरियल है, अप्लायंसेस है, आई थिंक ब्रॉडली शुड डू वेरी वेल गोइंग अहेड। देखिए कोई भी बिजनेस में सेक्युलर ग्रोथ है, फिर भी साइकिल्स होती है, और शायद कुछ सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में वी मे सी अ सॉफ्ट परफॉर्मेंस फॉर 1 or 2 क्वार्टर्स, बट जो अंडरलाइन मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा, आई थिंक बैंक्स, ऑटोमोबाइल्स, टू एन एक्सटेंट कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, रियल एस्टेट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। और आपने देखा होगा होटल्स, एंटरटेनमेंट, वहां पर तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन है, जैसे कंपनीज लाइक इंडियन होटल्स है या फिर अन्य होटल कंपनीज है, महिंद्रा हॉलिडेज है, आई थिंक दे ऑल आर गोइंग टू रिपोर्ट वेरी गुड नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि आपने दीपन रियल्टी जिक्र किया है, हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आई है कि लग्जरी हाउसेस की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, एंड यू नो नॉट इवन लग्जरी हाउसेस, लग्जरी गाड़ियों की भी काफी तगड़ी डिमांड रही है। उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करना है, किस तरह के ट्रेड्स आपको लार्जली पिक करने का मौका मिलेगा, स्पेशली ऑन द रियल्टी साइड, एंड कितनी सस्टेनेबल है ये डिमांड एट दिस पॉइंट इन टाइम, या फिर क्योंकि लग्जरी घर है तो ब्याज दरों का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो ब्याज दरों का इम्पैक्ट लार्जली लो इनकम ग्रुप या फिर वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर ही रहेगा? देखिए, I would like to play the real estate through companies which are focused on low cost housing, affordable housing. और इंटरेस्ट रेट जरूर बढ़े हैं, बट आई थिंक द डिमांड फॉर हाउसिंग अभी भी काफी स्ट्रांग है और डिमांड अच्छी है इंडिया में। और कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के बाद हम रियल एस्टेट में एक रिवाइवल देख रहे हैं, तो ये एक सस्टेनेबल रिवाइवल है। और सभी जो कंपनीज है, आई थिंक ऑल द लार्ज कंपनीज with the exception of say some projects of DLF या some projects of Nuda और Oberoi Realty, I think इसके अलावा सभी जो कंपनियां हैं they are focusing on affordable housing। और सबसे बढ़िया कंपनी which comes to mind, usual disclosure,
इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। आई थिंक पैन इंडिया प्रेजेंस है, बहुत ही बढ़िया उनकी सेल्स पिकअप है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, ब्रांड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स पर काफी कंफर्ट है। सो दैट वुड बीन आवर टॉप पिक। बट मैक्रोटेक डेवलपर्स आल्सो में काफी करेक्शन देख चुके हैं हम, और वहां पर भी एक इंटरेस्टिंग लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, डीएलएफ, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज और शोभा है, आई थिंक दे आर कोटिंग एट 25%, 15 to 25% बिलो देयर नेट एसेट वैल्यू। और ये जो कंपनियां है, दे आर कंटिन्यूसली नए प्रोजेक्ट ऐड कर रही है, उनकी लैंड बैंक बढ़ा रही है, या जो एग्जिस्टिंग लैंड बैंक है वहां पर नए प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। तो अगले आई थिंक कई सालों तक वी विल सी वेरी गुड नंबर्स कमिंग फ्रॉम रियल एस्टेट कंपनीज। ऑफ कोर्स 1-2 क्वार्टर सॉफ्ट आ सकते हैं, बट ब्रॉडली ऑन अ 3-5 ईयर बेसिस आई थिंक दिस कंपनीज विल डू वेरी वेल। और ये सभी कंपनियां जो है रियल एस्टेट की, जो लिस्टेड कंपनीज है, काफी हद तक जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका फायदा ले रहे हैं, एंड दे आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन सेल्स। और ये सबसे अच्छी बात है, कैश फ्लो पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा डेट नहीं ले रहे हैं, दे वांट टू टर्न अराउंड द प्रोजेक्ट्स वेरी फास्ट। और जो कंप्लायंसेस आ चुके हैं बिकॉज ऑफ रेरा, आई थिंक दैट सर्टेनली इज बेनिफिटिंग द लार्ज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन रियल एस्टेट कंपनीज। और ये जो करेक्शन फेज है, आई थिंक इफ यू लुक एट बाइंग इनटू सम ऑफ द रियल एस्टेट स्टॉक्स, सर्टेनली you may get very good returns in the next 2-3 years or so. रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे और लग्जरी हाउसिंग की सेल्स बेहतर होंगी, लेकिन दीपन कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग वाली कंपनियों पर इस समय दाव लगाया जाए। अच्छा दीपन, ये न्यू एज स्टॉक्स पर हमने आपसे काफ़ी चर्चा की है, बट आई एम श्योर यू आल्सो विटनेस दिस, और इसका जिक्र इनफैक्ट मुझे याद है सुबह में अनुज भी कह रहे थे कि पहले जब ये खबर आती थी कि कोई ओल्ड टाइम इन्वेस्टर जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है वो अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है, तो स्टॉक में काफी ज्यादा पिटाई हो जाती थी। आज डिलीवरी का उदाहरण देखिए, ब्लॉक डील हुई लेकिन स्टॉक इतना टूटा नहीं है। तो क्या इस समय बाजार में और कैपेसिटी है इन स्टॉक्स को खरीदने की? इज द मार्केट लुकिंग एट दीज कंपनीज इन अ डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर? क्योंकि नायका हो, पेटीएम हो, सब में अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन द रीसेंट पास्ट देखने को मिला है। जी, यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है। और आपने जो बात कही कि जो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स बेच रहे थे और काफी हद तक करेक्शन आ रही थी, और अभी इतनी ज्यादा करेक्शन नहीं आ रही है, ये आपने बहुत बढ़िया बात की। और मैं उसमें और थोड़ा एक वुड लाइक टू गिव यू अ न्यू लाइट ओवर हियर कि जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इन कंपनियों में ऑन ब्लॉक डील्स, ये सभी नए इन्वेस्टर्स काफी सोच समझ कर, पूरा रिसर्च करके, पूरी जानकारी लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं, दे आर लॉन्ग टर्म डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स, और उनका जो व्यू है वो भी 3 to 5 years से ज्यादा व्यू रहता है। तो ये जो न्यू एज स्टॉक्स है, मेरी राय में द स्टॉक इज डेफिनेटली गोइंग फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। और ये सबसे बढ़िया रहती है कोई भी स्टॉक में कि अगर आपके जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, दे आर डीप पॉकेट स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स, सोच समझ के रिसर्च करके आ रहे हैं, देन फॉर वन, एक तो पूरा सप्लाई जो आता है वो पिकअप हो जाता है। फॉर टू, जो भी स्टॉक उन्होंने खरीदा है वो फिर से मार्केट में कई सालों तक या कई क्वार्टर्स तक आता नहीं है, और एक तरह की थोड़ी शॉर्टेज बन जाती है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स आते हैं तो फिर इमीडिएटली स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है। तो आई सी अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज पीवी फिनटेक और पॉलिसी बाजार, नायका है, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड वी आर सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स कमिंग इन। और सभी जो न्यू एज कंपनीज है उनका मंत्र अभी यही हो गया है कि हमको प्रॉफिट बनाना है, एज सुन एज पॉसिबल। आप एडजस्टेड करो, प्रो राटा करो, एक्सेप्शनल निकाल दो, लेकिन दे वांट टू डेमोन्स्ट्रेट टू देयर इन्वेस्टर्स कि वी कैन बी प्रॉफिटेबल, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव। तो मैं जरूर से थोड़ी बहुत अपनी जो कैपिटल है वो लाइक टू पुट टू वर्क इन सम ऑफ द न्यू एज कंपनीज, स्पेशली कंपनीज लाइक पेटीएम, आई थिंक केम विद वेरी गुड नंबर्स। नायका एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, पीवी फिनटेक, आई थिंक दीज आर 3 कंपनीज दैट वी आर क्वाइट पॉजिटिव ऑन, एंड ऑफ कोर्स जोमैटो एज वेल। पर जोमैटो में जो उनका जो ब्लिंकिट बिजनेस है, क्विक सर्विस ग्रोसरी बिजनेस है, आई थिंक दैट टेक सम मोर टाइम टू टर्न अराउंड, so a little bit cautious over there. But सभी जो कंपनियां हैं, I think आपको अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखनी चाहिए, and these companies are there for the long term. I think 2030 में भी सभी ये कंपनियां रहेगी, and who knows, there could be multi-baggers at that point of time.
ओके अच्छा दीपन सर, मैं थोड़ा सा ना सेक्टर्स में एंटर करके एक दो स्टॉक से आपसे बात करना चाहूँगा। आई मीन लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स में एसबीआई के नंबर्स कितने अच्छे थे ये मेरे को मालूम है, आपको मालूम है। इनफैक्ट मिड कैप बैंकिंग में, पीएसयू बैंकिंग में, एंटायर बैंकिंग में कैनरा बैंक के नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग थे। बट आई थिंक इस अदानी एपिसोड के चलते एक प्राइस डैमेज हुआ। स्पेशली मैं दो स्टॉक्स पे आपकी राय चाहूँगा। 15% 17% प्राइस डैमेज एसबीआई में हुआ, कैनरा बैंक में हुआ। क्या ये डैमेज अब हो चुका है, अब ये सेटल डाउन हो चुके हैं स्टॉक? एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है, अब हमें मार्च के अर्निंग्स पे फोकस करना है। क्या ये दोनों का जो ये प्राइस है, ये एक बाय जोन है? अच्छा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट दैट परटर्ब्ड के अडानी की वजह से ये इन कंपनियों के फंडामेंटल्स या उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी हद तक जो भी उन्होंने लेंडिंग किया अडानीज को, दैट इज अगेंस्ट इट्स सिक्योर्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, और कई जो लोन्स दिए हैं दे आर बैक्ड बाय एस्क्रो अकाउंट एज वेल। तो आई थिंक ऑफ कोर्स सेंटिमेंटली these stocks have got a hit because of what happened with Adani, but fundamentally I think अभी भी ये सभी कंपनियां बहुत strong है और उनके प्रॉफिट्स बढ़िया है। और नॉट ओनली आई मीन आई डेफिनेटली डोंट थिंक अडानी का प्रोविजन कभी भी करना पड़ेगा, बट दे आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, कैपिटल एडिक्वेसी भी अच्छी है। तो ये जो करेक्शन का दौर आप देख रहे हैं पीएसयू बैंक, सर्टेनली इट्स अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, but for longer term our preference certainly is for private sector banks. HDFC है, Kotak है, they have been huge underperformers last 2-3 years or so, and certainly they can play catch up over here. और सबसे जो टॉप पिक है बैंक्स में with usual disclosure we and our clients are invested is IDFC First Bank. आप कोई भी पैरामीटर में इसको कंपेयर करेंगे तो I think it comes out on the top as compared to its peer group companies. और बहुत ही बढ़िया aggressive management है, so we are very positive on that stock. बट मेरी राय में आई थिंक एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आपको कम से कम 35 to 45% वो रेंज में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन दी बैंक्स एंड एनबीएफसीज। और जो बढ़िया कंपनी है विच वर नॉट अंडर स्ट्रेस, जब भी पूरा बैंक एनबीएफसी सेक्टर स्ट्रेस में था, व्हेन दोस कंपनीज आर नॉट अंडर स्ट्रेस, अगर आप उन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, तो आई थिंक जब भी साइकिल टर्न होगी यू विल नॉट बी हिट दैट मच, बिकॉज ये साइकिल तो जरूर टर्न होगी, एनपीए की साइकिल। Or definitely, you know, who knows, 2-3 years down the line, you may see an impact on that. But if you have good, strong banks, then certainly you can ride out that difficulty there. शुक्रिया आप दीपन हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, और आपसे अगले हफ्ते बात ना हो तो विश यू अ वेरी हैप्पी होली इन एडवांस। आप 7 को मनाएं या फिर 8 को। Have a good one. चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं और एक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 2 दिनों में निचले लेवल से एक अच्छी रिकवरी आती है, लेकिन बाजार बंद होते होते वो पूरा मार्केट फिजल आउट हो जाता है। आज वैसा कुछ नहीं हो रहा है। 17,450 के आसपास इस समय डे हाई के बेहद करीब इंडेक्स, और निफ्टी बैंक भी 423 अंकों की बढ़त पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। चलिए डीलिंग रूम का जायजा ले लेते हैं। हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, आफ्टरनून, बताइए किन स्टॉक्स पर नजरें? गुड आफ्टरनून अर्शदा। देखिए जहाँ तक कि मार्केट्स का सवाल है, बैंकिंग शेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स आज इंडेक्स वाइज टॉप गेनर्स हैं, और अगर हम एसबीआई की बात करें तो यहाँ डीलर्स बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इनफैक्ट उनको लगता है कि 545 से 550 के लेवल्स एसबीआई में आपको देखने को मिलने चाहिए। ऑब्वियसली आज अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट करीब 8 लाख शेयर से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी शॉर्ट कवरिंग इस पर्टिकुलर काउंटर पे आपको दिखाई पड़ रही है। तो एसबीआई एक स्टॉक है जहां काफ़ी बुलिश हैं आज डीलर्स, और काफ़ी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स में दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात गैस की, तो यहाँ भी काफ़ी सारे एचएनआईज खरीदारी कर रहे हैं। गुजरात गैस की बात करें तो डीलर्स को लगता है कि 520 से 530 तक के लेवल्स आने चाहिए, और यहाँ वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 10% की वृद्धि देखी जा रही है मार्च सीरीज में, और यहाँ फ्रेश लॉन्ग्स देख रहे हैं। तो दोनों ही एसबीआई और गुजरात गैस में डीलर्स खरीदारी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। एसबीआई और गुजरात गैस दोनों में दरअसल इस समय अच्छी खरीदारी के अंश देखने को मिले। एसबीआई हम इनफैक्ट कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे। इस समय अब अगर आप देखेंगे तो 2.5% तक के मूव्स इसी के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं, और वो गुजरात गैस का स्टॉक भी करीब 1.1% ऊपर है। मानस, गुजरात गैस पर कोई टिप्पणी? देखिए गुजरात गैस की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि हमें यहाँ पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिले,
और अगर ये 515 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 535 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे एक चांस लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 502 रुपए ये कैश लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस रखना है और 535 के टारगेट सेट करना है। ओके, गुजरात गैस पे आपका टेक। डीलिंग रूम में जो एक्सपेक्टेशन लीडर्स के आप उनको सुन रहे थे यतिन के जरिए, अब एक काम करते हैं, जरा डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखते हैं। 3 चीजें देखेंगे। क्लोज कैसा है, लाइकली टू भी अगर आप देखें, अगर यही क्लोज होता है तो ये कैसा क्लोज है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अप बाय 55 पॉइंट्स। अगर डाउ रिकवर होता है तो एक बार फिर से इसको अपने पुल बैक मोड में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करना पड़ेगा। निफ्टी का ये क्लोज बहुत शानदार तो नहीं है, बट स्टिल याद रखेगा ये जो 15 अंकों का डिफरेंशियल आया है, दैट मैटर्स। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि आपने 2 लास्ट सबसे प्रेशर वाली कैंडल्स के हाई को बाइसेक्ट किया, और सबसे अच्छा क्लोज अगर कोई दे रहा है तो वह है निफ्टी बैंक एट 4694। 200 डेमा से एक बहुत सुरक्षित डिफरेंशियल और 10 डेमा के ऊपर क्लोज, और 20 डेमा प्लेस्ड एट 4870। आपने सभी चीज़ों को सुना प्रकाश सर। एक अच्छे क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा कल के लिए, सेल या बाय? और अगर बाय करेंगे या सेल करेंगे तो ट्रेड क्या रहेगा? म्यूट पर है सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज। सॉरी माफी चाहता हूँ। बाय जो मैंने चुना है आज वो है बीटीएसटी, वो है मेटल पैक से जिंदल स्टील। बहुत ही बढ़िया आपको मिला है। मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि 3 दिन को उसने एक गैलअप कर लिया, सॉल्व कर लिया। मुझे लगता है 573 पर जो ट्रेड कर रहा है, इसका जो टारगेट है 585 का नजर आ रहा है। स्टॉप होगा 565 बस, जिंदल स्टील। एसपीएल ये आपके लिए तेजी वाला ट्रेड बनता हुआ। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बस जी देखिए, हमने यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं और मेरा पूरा नजर वहां पे रहेगा। एबीबी की हमने बात की और अब मैं फोकस करूंगा सीमेंस और क्यूमिंस पे। तो क्यूमिंस पे खरीदारी की सलाह है। स्टॉक्स में शॉर्ट्स कवरिंग के बाद में लॉन्ग के बिल्टअप देखने को मिले। काफी अच्छा प्राइस सेटअप यहाँ पे है। स्टॉक लगभग 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में डोजी बना के बॉटम आउट हो रहा है। आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, तो लगभग 1575 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 1660 तक के लेवल क्यूमिंस में बनने चाहिए। क्यूमिंस और सीमेंस पर नजरें 1660 के लिए एक दरअसल क्यूमिंस पर एक तेजी का टारगेट है। श्रीकांत, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जीएनएफसी गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर, इसे लॉन्ग करना चाहिए बीटीएसटी के बेसिस पे। 540-42 के करीब ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे फॉर्मेशन के साथ ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक फॉलिंग ट्रेड लाइन यानी कि एक सप्लाई लाइन बनी हुई है। अगर उस लाइन को अगर ये क्रॉस कर लेता है, यानी कि उस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अगर ये कवर कर लेता है, क्रॉस कर लेता है, तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक 570-580 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो जीएनएफसी को करंट लेवल से लॉन्ग करें 540 में, और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे 530 रुपए का। ओके, जीएनएफसी ना। मानस के पास चलते हैं, लखनऊ। मानस, मूड बदला, मिजाज बदला, अब क्या है रुख आपका अगला, बाय सेल? देखिए, अभी तक उतना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली नहीं आ रहा है, लेकिन जहां स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिल रहे हैं वहां पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो जो बीटीएसटी कॉल है वो दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन गया है। स्टॉक ने प्राइस ब्रेकआउट दिया है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। 1850 के भाव चल रहे हैं। 1829 1829 ये कैश लेवल्स है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 1890 1890 की टारगेट सेट करना है। वाकई अच्छा, गौरांग जी के पास जाएंगे। हर्षदा से पहले जरा एक बार फुल फ्रेम में एक बार फिर से देखिए। सुबह अनुज को दिखाया था मैंने, आशीष को भी दिखाया था। मानस का बैकग्राउंड क्या आलिशान है ना? ये 90s और 80s की फिल्मों के विलन की तरह है एग्जैक्टली। MJ जैगवार प्लेस्ड है। मानस एंड जैगवार, मानस जायसवाल, माइकल जैक्सन, माइकल जॉर्डन, हर कुछ अगर आप देखें मानस के पीछे है। मयूरेश जोशी भूल गया, मयूरेश जोशी भूल गया। That's a good one. मयूरेश, that's good. चलिए अब एक काम करते हैं, गौरांग जी से कॉल लेते हैं। गौरांग जी, आपकी कॉल क्या होगी? तो धातु क्षेत्र के ऊपर हिंडाल्को पर ध्यान है वीरेंद्र, और ये जो भी मतलब अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, अब धीरे धीरे करके हमें उम्मीद है कि चाइना अनलॉकिंग और स्थानीय मार्केट में खपत अगर बढ़ती है तो
मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है। जो स्तर है वो भी काफी आकर्षित है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है हिंडाल्को। ब्रेथ है क्या? ब्रेथ मार्केट ब्रेथ जरा ब्रेथ देखते हैं अभी जरा एक बार। देखिए क्लोज बेहद शानदार है और ब्रेथ इसके पीछे डेरिवेटिव्स कैसी उसको देखिए पहली चीज़ ये देखिए जो अनुज ने भी सुबह सुबह कही थी वो मैं इनफेक्ट दोहराऊंगा। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के साथ एक सेंटिमेंट इंप्रूव, ये आप तो लेके जा रहे हैं, 2 दिन हो गए और मैं जरा ब्रेथ से पहले अदानी इंटरप्राइजेस लेके आइएगा। इट्स अ फर्स्ट टाइम एवर दैट पोस्ट आई थिंक 25 ऑफ जैन अदानी इंटरप्राइजेस ने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। दूसरा, आज वॉल्यूम्स अच्छे खासे थे, ठीक ठाक थे और इसी स्टॉक के लॉन्ग बिल्डअप 133, मेरे को याद नहीं आता हर्षता, आई थिंक एट 325 लास्ट टाइम मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग फिगर्स कब देखी थी। 133 लॉन्ग्स, रेड इंडस्ट्रीज, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, आदित्य बिरला और साथ ही साथ बीएचएल में गजब तेजी थी जनाब। और शॉर्ट कवरिंग अदानी इंटरप्राइजेस में, जेएसपीएल में, डेल्टा कॉप में, एचईएल में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक्स अच्छा था, क्लोज अच्छा है बैंकों का 4712। ब्रेथ अच्छी थी, शॉर्ट मात्र 19 एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हर्षता मात्र 0। दैट मीन्स प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी, फीलिंग, वो रिस्क आज बाजार में नहीं था, दैट्स गुड। और टीवीएस मोटर्स में, ब्रिटानिया में, पावर ग्रिड में, एलकेएम में, पेट्रोनेट में, ये कुछ ऐसे काउंटर्स थे जहाँ पे थोड़ी बहुत अगर आप देखें आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और क्लोज एक और चीज़ का बहुत अच्छा है और वो है निफ्टी आईटी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आज इसने 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया, रीगेन किया 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और कल की बार का लगभग 80% लॉस रिकवर करके बंद करती हुई ये निफ्टी आईटी की कैंडल। बट स्टार परफॉर्मर रहा एक बार फिर से आज कैपिटल गुड्स और कमिंस इंडिया, जो कॉल लिथियम में क्या गजब की रही हर्षता, दिन अच्छा था, डे हाई पर इंडिसेस क्लोज। हर्षता ओवर टू यू। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड एंड आई एम ग्लैड कि पूरा दिन जो तेजी का मूव है वो सस्टेन होता हुआ दिखाई दे। एक बार फिर निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद हर टिक्स के साथ दरअसल हमने अपनी चाल को और मजबूत किया है। 17,345 का लो था, 17,457 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा आपको। और एक इंक्लूसिव रैली, तो अगर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि आज छोटे मझौले काउंटर्स ने भी पूरा भाग लिया है इस तेजी में। आप देखिएगा 2267 बढ़ने वाले शेयर, गिरने वालों की संख्या 600 के आसपास सिमट कर रह गई। लेकिन आज का बड़ा मूव फिर आया है बैंकों की तरफ से। 445 अंकों का इजाफा दरअसल निफ्टी बैंक दिखाता हुआ करीब 1% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आएंगे आगे, लेकिन आईटी इंडेक्स भी आप देखिएगा 433 अंकों की बढ़त पर। दरअसल जो कमेंट्री नैस्कॉम की तरफ से आ रही है वो पॉजिटिव साइड पर ही है कि भले ही थोड़ा सा यहाँ पर इंडिसीजन देखने को मिल रहा हो क्लाइंट्स की तरफ से, लेकिन ये साल एक वॉश आउट साल का नहीं रहेगा। वो आईटी इंडेक्स तेजी में आज बैंक, आईटी, ऑटो देखिएगा, मेटल इंडेक्स देखिएगा, सब में तेजी देखने को मिली। ऐसा कोई पॉकेट नहीं था जहां पर दबाव नजर आया हो आज के दिन। तो ऑटो इंडेक्स करीब 100 पॉइंट ऊपर, मेटल इंडेक्स में करीब 200 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये कुछ थीम्स थी जहां पर अच्छी खासी खरीदारी। एफएमसीजी प्लेस में भी हमने देखा है तेजी का ही आलम बनता हुआ दिखाई दिया है। एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। एक तो एक्सिस बैंक में बड़े मूव्स देखने को मिले क्योंकि सिटी के साथ वो डील इनफैक्ट अंजाम पर आ चुकी है। 30 लाख अतिरिक्त ग्राहक इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे, करीब 2% ऊपर था ये काउंटर। एक और स्टॉक जो आज खबरों में था वो था डिलीवरी। सॉफ्ट बैंक ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.4% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरे किसी और तरह के मार्केट में होता है या फिर 6-8 महीने पहले ब्लॉक डील हुई होती तो नेगेटिव में रहता काउंटर, आज एकदम फ्लैट पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला और इसका जिक्र दरअसल दीपन मेहता के साथ भी हो रहा था। तो ये दो काउंटर्स जहां पर खबरों का इंपैक्ट देखने को मिला है आज। कुछ स्टॉक्स जो एक थीम के तौर पर उभर कर आए हैं उस पर आप नजर डालिएगा। वोल्टास, सिम्फनी जैसे ट्रेड्स, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट आया कि अच्छी खासी गर्मी होने वाली है उसकी तैयारी होनी चाहिए, इन स्टॉक्स में एक फॉलो थ्रू आज फिर देखा गया। और कैपिटल गुड्स की थीम हम नहीं भूल सकते, भेल हो, कमिंस हो, एबीबी जैसे काउंटर्स हो, इन सब में अच्छी खासी खरीदारी के अंश देखने को मिले। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप जहां पर साफ आपको पता लगेगा कि आज के गेनर्स की स्थिति कितनी मजबूत है। बड़े दिनों बाद इतनी हरियाली मार्केट्स में छाई हुई है।
4-5 स्टॉक्स जो मंदी के रहे हैं, लेकिन आज देखिए अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में एक बहुत बड़ा स्विंग बैक, करीब एंटरप्राइजेस का स्टॉक 15% ऊपर, हिंडाल्को में 3.5% का इजाफा, यूपीएल ऊपर, बैंकों में एसबीआई, इंडसइंड, एक्सिस तीनों में एक लाइन में खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं कोटक में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। आईसीआईसीआई बैंक की चाल इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन हाँ तेजी की तरफ ये रहा है काउंटर। इसके साथ ही आप देखिए टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस जैसे काउंटर्स में 2 से 2.25% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया, वो स्ट्रॉन्गर साइड पर जरूर रहे हैं। और ब्रिटानिया, पावरग्रिड, सिप्ला, बीपीसीएल ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा एचडीएफसी बैंक समेत मुनाफा वसूली देखने को मिली है। कुल मिलाकर 17,457 पर ये फिलहाल क्लोज आता हुआ आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिन आज का मार्केट्स के लिए। निफ्टी बैंक या फिर आईटी काउंटर्स जो भी इंडाइसेस आप ट्रैक करते हैं, एक तरफा तेजी देखने को मिली है। तो काफी दिनों बाद एक जश्न वाला दिन भारतीय बाजारों में। बस उम्मीद यही कि ये कल भी और हफ्ते के बाकी ट्रेडिंग सेशंस जारी रहे। आई होप हर्षदा ये होली का जश्न हो। अभी बुधवार है, गुरुवार है ना, शुक्रवार, सोमवार को आप लोग आएंगे, नहीं मैं भी आऊँगा, और फिर मंगल की छुट्टी, तो ये होली का जश्न शुरू हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं जश्न कल एक्सपायरी के दिन गुरुवार को भी कायम रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में। हर्षदा, मेरी, आशीष और नीरज जी की। तब तक के लिए नमस्कार।